चलिए तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे दृष्टि क्विक बुक मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, जिसमें चैप्टर का नाम है भारत में ब्रिटिश शासकों की आर्थिक नीति एवं उसका प्रभाव। ठीक है, तो देखिए पहला भूमिका पढ़ेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश नीतियों का प्रभाव मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही सहज परिलक्षित होने लगा। तो हम बताए थे ना कि औरंगजेब की मृत्यु जब 1707 में हो जाती है, उसी समय से क्या होता है, अन्य सारे मुगल शासक जो होते हैं कमज़ोर होते हैं, जो कि इतने बड़े मुगल साम्राज्य को चलाने में क्या होते हैं, असक्षम होते हैं, जिसके कारण इन लोगों ने उसी समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्र में सूबेदारों की नियुक्ति होनी प्रारंभ हो चुकी थी। यानी कि ये लोगों ने सूबेदार की नियुक्ति करना प्रारंभ कर दिए थे। ठीक है, तो उसी समय से इन्होंने क्या किया कि इन लोगों का आर्थिक वर्चस्व धीरे धीरे क्या बढ़ने लगा। जैसे 1717 में फर्रुखसियर द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्र पर व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर दिया गया। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे। उत्तरवर्ती मुगल शासकों द्वारा तत्कालीन यूरोपीय व्यापारियों को दी गई उदारतापूर्ण रियायतों ने स्वदेशी व्यापारियों के हितों को नुकसान पहुंचाए। वहीं कि अधिकार जो मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल है, फर्रुखसियर 1717 में जब दे देते हैं तो वही चीज़ बता रहा है ये। अंग्रेजों ने प्लासी 1757 और बक्सर 1764 युद्ध के बाद भारतीय व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। तो कब से, तो प्लासी के युद्ध 1757 और बक्सर के युद्ध के बाद इन्होंने क्या किया, व्यापार पर एकाधिकार को पूर्ण रूप से स्थापित कर लिया। ठीक है, फलतः भारतीय अर्थव्यवस्था अधिशेष तथा आत्मनिर्भरता मूलक अर्थव्यवस्था से औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई। कहाँ आत्मनिर्भर से कहाँ हो गई, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में क्या हो गई, तब्दील हो गई। ठीक है, अंग्रेजों की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को देश अपने उद्योगों के लिए भारत से कच्चा माल प्राप्त कर अपने उत्पादों को भारतीय बाजार में बेचता था। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी पक्षों का केवल अपने हितों की पूर्ति हेतु प्रयोग किया। परिणाम स्वरूप भारत एक निर्यातक देश से आयातक देश बन गया। देखिए, तो अंग्रेजों का उपनिवेशवाद का मतलब क्या था कि यहाँ से कच्चे माल को ये लोग ले जाते थे यूरोप में और वहाँ से वस्तु का निर्माण करते थे और लेकर के कहाँ आते थे, फिर भारत में बेचने के लिए लेकर आते थे। ठीक है, और क्या करते थे, अपनी आर्थिक मजबूत करते थे। ठीक है, और हमेशा अपने हितों के लिए ये सोचते थे, मतलब केवल अपने फायदा के लिए लोग हमेशा सोचते रहते थे। ठीक है, कि जो भी कार्य किया जाए जिसमें क्या हो, यूरोपीय का फायदा हो, यानी कि ब्रिटिश का फायदा हो। ठीक है, आपका फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, इसका कोई ये लोग उतना सोचते नहीं थे। ठीक है, हमेशा अपने आप के फायदा के चक्कर में पड़े रहते थे। ठीक है, तो यही उपनिवेश का मतलब हुआ। अब देखिए, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण। तो देखिए, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद जो थी चरणवार तरीका से अपना नियम बनाया और भारत को लूटने का प्रारंभ किया, समय समय पर नियम ला करके। तो देखिए, पहला उपनिवेशवाद एक विस्तारवादी अवधारणा है। ठीक है, जिसके तहत किसी देश का आर्थिक शोषण एवं उत्पीड़न होता है। क्या होता है, किसी देश का आर्थिक शोषण एवं क्या होता है, उत्पीड़न होता है। इसके तहत एक राष्ट्र द्वारा किसी अन्य राष्ट्र की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना पर नियंत्रण किया जाता है। क्या किया जाता है, इसके तहत किसी देश का आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों पर क्या किया जाता है, अपना वर्चस्व कायम किया जाता है। ठीक है, नियंत्रण करने वाला देश मातृदेश कहलाता है। इस तरह उपनिवेश के अंदर बनाई गई नीतियों का मुख्य लक्ष्य मातृदेश यानी कि औपनिवेशिक शक्ति को लाभ पहुंचाना होता है। ठीक है, इस दृष्टि से ब्रिटिश ने अपने भारतीय उपनिवेश से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए समय समय पर विभिन्न नीतियां बनाई। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को 3 चरणों में व्यक्त किया। इन लोगों ने क्या किया कि भारत को लूटने के लिए समय समय पर विभिन्न नीतियां बनाई। ठीक है, तो पहला देखिए, पहला चरण क्या था इन लोगों का, पहला चरण लूटने का क्या था, तो वाणिज्यिक पूंजीवाद, जो कि 1757 से 1813 तक काल का था। ठीक है, कब से कब तक, तो वाणिज्यिक पूंजीवाद जो था 1757 से लेकर कब तक था, 1813
13 तक था। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि 1757 में प्लासी युद्ध के बाद इंग्लैंड के ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया। यहीं से भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की क्या हुई, शुरुआत हुई। तब भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत कहाँ से प्रारंभ होती है? 1757 के प्लासी के युद्ध में जब इन लोगों ने सिराजुद्दौला को हरा देते हैं और बंगाल पर क्या करते हैं, कब्जा कर लेते हैं, उसी समय से क्या होती है, इनके उपनिवेशवाद की शुरुआत होती है। ठीक है, तो इसको एकदम क्रोनोलॉजी बना करके पढ़ना है, कैसे कैसे इन लोगों ने, कहाँ से इन लोगों ने अपना उपनिवेशवाद का शुरुआत किया, कैसे कैसे लूटने का प्रयास किया, इसी को क्रमवार तरीक़ों से अपने अनुसार इन लोगों ने नियम लाने का क्या किया, प्रयास किया। ठीक है, उपनिवेशवाद के प्रथम चरण में ब्रिटिश कंपनी का पूरा ध्यान आर्थिक लूट पर ही केंद्रित था। जो प्रथम चरण था ना, इस पर क्या था, हमेशा हमेशा कोई नियम या कोई सुधार नहीं, क्या करना था, किसी तरह से आर्थिक लूट यानी कि आर्थिक फायदा पहुंचाना चाहते थे अपना, जिस तरह भी हो, लूट करके, युद्ध करके, जो भी करके, किसी तरह भी क्या करना है, अपनी आर्थिक मजबूती प्रदान करनी है। ठीक है, किसका मकसद था, अंग्रेजों का। ठीक है, फलतः इस चरण में व्यापारिक एकाधिकार के लिए इन्हें पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी कंपनियों से कई युद्ध लड़ने पड़े। तो देखिए इन लोगों का प्रतिद्वंदी था, जो कौन कौन था, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी जितने भी थे अंग्रेजों के क्या थे, प्रतिद्वंदी थे। हाँ, तो इन लोगों ने समय समय पर क्या किया, भगाने का प्रयास किया, यानी कि यहाँ से हटाने का प्रयास किया, समय समय पर इन लोगों के साथ युद्ध करके। ठीक है, अब देखिए इस चरण में ब्रिटिशों के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। इस चरण का उद्देश्य क्या क्या था इन लोगों का, क्या क्या मतलब इस चरण के अनुसार उद्देश्य था। पहला, भारत के व्यापार पर एकाधिकार करना। पहला उद्देश्य क्या था, भारत के व्यापार पर एकाधिकार करना, यानी कि भारत के व्यापार पर क्या करना, अपना अधिकार करना। ठीक है, दूसरा, राजनीतिक प्रभाव स्थापित कर राजस्व प्राप्त करना। तो देखिए कोई भी क्षेत्र का अगर राजस्व का यानी कि टैक्सेशन का मालिक बनना है तो क्या करना पड़ेगा, वहाँ के राजनीतिक स्थितियों में क्या करना पड़ेगा, हस्तक्षेप करना पड़ेगा। तो इन लोगों ने राजनीतिक स्थितियों पर, भारत की राजनीतिक स्थितियों पर अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करके क्या किया, राजस्व प्राप्त करने का प्रयास किया। ठीक है, तीसरा चीज, कम से कम मूल्यों पर वस्तुओं को खरीदकर यूरोप में उन्हें अधिक से अधिक मूल्यों पर बेचना। पहला चरण में क्या करते थे कि कम से कम वस्तु यहाँ से कम पैसों पर वस्तु खरीद करके ले जाते थे भारत से, और ज़्यादा दामों पर कहाँ बेचते थे, यूरोप में। ठीक है, अब देखिए अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को हर संभव तरीके से बाहर निकालना, और इसका एक और मकसद क्या था कि जितने भी यूरोपीय प्रतिद्वंदी थे, जैसे फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, इन लोगों को क्या करना, यहाँ से व्यापार से क्या करना, बाहर निकालना, ताकि हम लोग अकेले रहें और अकेले ही भारत को मतलब बहुत से बहुत अधिक मात्रा में लूटें। ठीक है ना, पूंजी निवेश के माध्यम से लाभ कमाना, और यहाँ पूंजी निवेश करके क्या करना, लाभ कमाना। यहाँ पूंजी निवेश से तात्पर्य है कि बंगाल से प्राप्त राजस्व से कंपनी द्वारा भारतीय वस्तुओं को खरीदकर उसको यूरोप में निर्यात कर मुनाफा कमाना। देखिए तो पूंजी निवेश कहाँ से करते थे ये लोग पूंजी भी निवेश करते थे ना, तो वो भारत की ही पैसा होती थी। ठीक है, कहाँ की होती थी, भारत की। भारत से जैसे इन लोगों का 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल क्षेत्र पर अधिकार कर लिए थे, तो बंगाल से ही पैसा इन लोग ने कर के माध्यम से वसूलते थे, और उसी पैसा को इन लोग पैसा यूरोप से भी नहीं लेकर के आते थे, ब्रिटेन से भी यानी नहीं लेकर के आते थे। क्या करते थे, यहीं के पैसा से और यहीं से वस्तु क्या करते थे, सस्ते दाम पर खरीदते थे, और यूरोप में महंगे दाम पर क्या करते थे, बेचते थे। ठीक है, वस्तुतः इसके माध्यम से अब भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए इंग्लैंड से धन लाने की आवश्यकता नहीं रही। ठीक है, इंग्लैंड से ये लोग धन नहीं लाते थे। भारतीय प्रशासन परंपरागत न्यायिक कानूनों, यातायात, संचार तथा औद्योगिक व्यवस्था में विशेष मौलिक परिवर्तन किए बगैर पूंजी प्राप्त करना, यानी कि जो भारत की प्रशासन थी, परंपरागत न्यायिक व्यवस्था थी, यातायात, संचार जो थी, इन लोगों में सुधार किए बगैर, यानी कि इन लोगों में कोई सुधार नहीं किया जाए, केवल क्या मकसद था इन लोगों को, यहाँ से पैसा वसूलना, ना कि भारत में किसी तरह का सुधार करना। ठीक है,
कंपनी ने आर्थिक कोष बढ़ाने के लिए विजित क्षेत्रों की स्थानीय जनता पर कर लगाए। क्या किए कि इन लोगों ने विजित क्षेत्र, जो भी क्षेत्र विजिट कर लेते थे, जैसे मान लीजिए बंगाल को विजिट कर लिया इन लोगों ने, तो क्या किया, वहाँ के स्थानीय लोगों पर इन लोगों ने क्या किया, कर वसूलना प्रारंभ किया। स्थानीय लोगों से क्या किया, कर वसूलना प्रारंभ किया। ठीक है। अब देखिए, प्लासी की युद्ध के बाद जीते गए क्षेत्रों जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि की सरकारी आय पर कंपनी का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया था। तो जब प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्र में क्या हो गया था, जो आर्थिक जो स्थिति थी उन पर क्या हो गया, पूर्ण रूप से इन लोगों का क्या हो गया था, नियंत्रण हो गया था। किसका, अंग्रेजों का। ठीक है। इसके बाद देखिए, ब्रिटिश की आर्थिक नीति से उद्योग धंधों का ह्रास हुआ। ब्रिटिश का जो आर्थिक नीति थी उससे क्या हुआ, भारतीय उद्योग धंधों का क्या हुआ, ह्रास हुआ। मान लीजिए कि आप कोई व्यवसाय किए हैं, ठीक है, और व्यवसाय को क्या करना पड़ रहा है कि सस्ते दाम पर ज़बरदस्ती ये लोग वस्तु खरीदते थे, क्योंकि इन लोगों ने उस क्षेत्र को क्या कर लिया था, विजिट कर लिया था, वहाँ के राजा को पराजित करके क्या कर लिया था, उस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, जिसके कारण इन लोगों ने मनमानी शुल्क के माध्यम से भारतीय वस्तु को खरीदते थे। तो मान लीजिए कि आप कोई व्यवसाय किए हैं, आपको किसी वस्तु के बनाने में खर्च 50 रुपया है, अब वस्तु बिक रही है कि कितने रुपए में, मान लीजिए 10 रुपये में, तो आपको क्या होगा, नुकसान होगा। जब नुकसान होगा, प्रॉफिट होगा ही नहीं, तो आपका क्या होगा, धीरे धीरे व्यवसाय क्या होने लगेगा, खत्म होने लगेगा, यानी कि ठप होने लगेगा। ठीक है। परिमाणतः अब राष्ट्रीय धन का एकमात्र स्रोत कृषि रह गया और अधिकतर जनसंख्या कृषि पर निर्भर हो गई। तो क्या कीजिएगा, जब व्यवसाय खत्म हो जाएगा तो कहाँ क्या करने लगेगा, खेती करने लगेगा। तो अधिक जनसंख्या किस पर निर्भर हो गई, तो कृषि पर निर्भर हो गई। ठीक है। अब देखिए, किसानों से वसूली गई राशि लगान के रूप में अंग्रेजों द्वारा वस्तुओं और कीमती धातुओं के रूप में इंग्लैंड और यूरोप को निर्यात कर दी जाती थी। तो किसान से जो भी राशि वसूली जाती थी कहाँ भेज दी जाती थी, इंग्लैंड। भारत की लूट इंग्लैंड में पूंजी संचय का प्रत्यक्ष स्रोत था। तो भारत के जो लूट कर ले जाते थे क्या था, पूंजी संचय। पूंजी संचय का मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि पूंजी को इकट्ठा करने का, पैसा जुटाने का क्या था, अप्रत्यक्ष स्रोत था। ठीक है। इस प्रकार उपनिवेशवाद के प्रथम चरण में कंपनी का एकमात्र उद्देश्य किसी तरह यहाँ से धन को लूटना था। प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार पर्सिवल स्पीयर ने टिप्पणी की, अब बंगाल में खुली तथा बेशर्म लूट का काल आरंभ हुआ है। तो देखिए, जो प्रथम चरण था, प्रथम चरण कौन सा था, वाणिज्यिक पूंजीवाद जो प्रथम चरण था, क्या था, इन लोगों का इस नियम का मकसद क्या था, अधिक से अधिक भारत से धन को लूटना था। इसका मकसद क्या था, अधिक से अधिक भारत से धन को लूटना था। यही इन लोगों का प्रथम चरण का मकसद था। ठीक है। तो इसी को कथन याद रखिएगा, किसका, तो पार्सिवल स्पीयर ने कथन टिप्पणी की है कि अब बंगाल में खुली तथा बेशर्म लूट का काल आरंभ हो गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अब बंगाल में खुली तथा बेशर्म लूट का काल आरंभ हुआ, किसका कथन है, तो पर्सिवल स्पीयर का। ठीक है। हाँ जी। तो 1765 से 1772 के काल को प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार के.एम. पडिक्कर ने डाकू राज कहा है। 1765 से 1772 का जो काल था, जिसको डाकू राज किसने कहा है, के.एम. पडिक्कर ने। ठीक है। अब देखिए, उपनिवेशवाद का द्वितीय चरण, प्रथम चरण खत्म हो गया, प्रथम चरण समझ में आया। प्रथम चरण का उद्देश्य क्या था, भारतीयों से यानी कि भारत से अधिक किसी भी तरीके से अधिक से अधिक क्या करना, धन प्राप्त करना और आर्थिक स्थिति क्या करना, मजबूत करना, अधिक से अधिक लूटपाट करना, अंग्रेजों का मकसद था। ठीक है। अब देखिए, द्वितीय चरण में क्या हो जाता है कि इसको बोलते हैं औद्योगिक पूंजीवाद। क्या बोलते हैं, औद्योगिक पूंजीवाद, जो कि 1813 से 1858 का काल है। जो औद्योगिक पूंजीवाद का काल है, कब से कब तक है, 1813 से 1858 तक। ठीक है। अब देखिए, 1813 में भारत के व्यापार से कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। देखिए, 1813 में एक चार्टर एक्ट आता है, तो कंपनी का एकाधिकार क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है। तत्पश्चात औद्योगिक पूंजीवाद द्वारा भारत के शोषण का नया रूप सामने आया। अब क्या हुआ, कंपनी का एकाधिकार खत्म हो गया और क्या किया गया कि सभी यूरोपियों के लिए रास्ता क्या कर दिया गया, खोल दिया गया। तो इससे क्या हुआ, एक नया रास्ता प्रदान किया गया, यानी कि एक नया रास्ता का उत्पत्ति किया गया। ठीक है।
इस चरण में इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति को ध्यान में रखकर नीतियाँ बनाई गई। वस्तुतः इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर उद्योग की स्थापना हुई। तो देखिए अब क्या हुआ कि इन लोगों ने समझने का, कनेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा प्रथम चरण से। तो प्रथम चरण में इन लोगों ने क्या किया, अधिक से अधिक पैसा लूटा। तो जब पैसा हो जाएगा आपके पास तो क्या कीजिएगा, उद्योग धंधा करने का प्रयास कीजिएगा। तो यूरोप में क्या होने लगी, औद्योगिक क्रांति होने लगी, ठीक है ना। और औद्योगिक क्रांति जब होगी तो क्या होगा, मशीनों का आविष्कार होने लगा। मशीन का जब आविष्कार होने लगा तो ज़्यादातर वस्तुएं बनने लगी, ज़्यादा मात्रा में वस्तुएं का बनने लगी। तो जब ज़्यादा मात्रा में वस्तुएं बनने लगेगी तो उसको बेचने के लिए कोई बाजार चाहिए ना, ठीक है। तो इस चरण में इन लोगों ने इन्हीं सब चीज़ों को स्थापित करने का प्रयास किया, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। विदित है कि 1765 से 1785 के बीच अनेक वैज्ञानिक आविष्कार हुए। बोले हैं ना, अनेक वैज्ञानिक आविष्कार हुए। क्या क्या, जैसे कताई की मशीन, स्टीम इंजन, पावर लूम, वाटर फ्रेम आदि। क्या हुआ कि जब पैसा हो गया, जब उद्योग ने इन लोगों ने स्थापित करना प्रारंभ कर दिया तो क्या हुआ, मशीनों की ज़रूरत पड़ने लगी और इन लोगों ने क्या किया, मशीनों का आविष्कार किया, ठीक है। उद्योगों की स्थापना होने से जहाँ एक तरफ कच्चे माल एवं खदान की आवश्यकता महसूस हुई, वहीं दूसरी तरफ कारखाना निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए एक बड़े बाजार की आवश्यकता भी पड़ी। तो बोले हैं ना कि प्रथम चरण में इन लोगों ने क्या किया, पैसा वसूला। पैसा वसूला तो उद्योग धंधा स्थापित करना प्रारंभ किया, मशीनें बनने लगी। जब मशीनें बनने लगी तो काफ़ी मात्रा में वस्तुएं भी बनने लगी। और जब वस्तुएं काफ़ी मात्रा में बनने लगेंगी तो मान लीजिए आप कंपनी में वस्तु बना करके सड़ाइएगा नहीं ना जी, उसको बाजार में लाइएगा ना, तो एक बाजार की भी आवश्यकता पड़ने लगी, ठीक है। परिणाम स्वरूप इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ब्रिटिश ने भारत में नई नीतियाँ लागू की। तो इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या किया, भारत में नई नीति लागू करना प्रारंभ कर दी। तो इसी को द्वितीय चरण बोलते हैं, जो कि क्या था, द्वितीय औद्योगिक पूंजीवाद के नाम से जाना गया, ठीक है। अब देखिए, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण बड़े पैमाने पर वस्तुओं का अधिशेष उत्पादन होने लगा। औद्योगिक क्रांति के कारण क्या हुआ, जब मशीनें बनने लगी तो क्या हुआ, अधिक मात्रा में वस्तुएं बनने लगी, ठीक है, जिसका निर्यात भारतीय बाजार में किया जाने लगा। कहाँ किया जाने लगा, तो भारतीय बाजार में। भारत मशीनीकृत एवं अपेक्षाकृत सस्ती ब्रिटिश वस्तुओं से लद गया। तो मान लीजिए, देखिए सस्ती वस्तुएं तो मतलब समझ में आया ना। देखिए जो भी वस्तु, मान लीजिए कि आप कोई वस्तु का निर्माण कर रहे हैं जिसमें आप 20 गो लेबर को लगा रहे हैं। ऐसे नॉर्मल मान लीजिए चरखा से आप कटाई कर रहे हैं, वस्तु बना रहे हैं, तो उसमें लेबर की ज़रूरत होती है, बहुत सारे व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब वहीं मशीनों का निर्माण होने लगा, तो जब मशीनें बनने लगेंगी तो क्या होगा, आदमी का कम ज़रूरत पड़ने लगेगा। तो क्या हो जाएगा, वस्तु सस्ता हो जाएगा। मान लीजिए वस्तु सस्ता क्यों होने लगेगा, क्योंकि अब आदमियों को, लेबरों को कम पैसा देना पड़ेगा, तो सभी पैसा का मुनाफा होगा, तो आदमियों को कम जरूरत पड़ने लगेगी, जिससे क्या होने लगेगी, वस्तु सस्ती होने लगेगी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एप्लीकेशन, पहले इतना AI नहीं था, चैट जीपीटी नहीं था, तो ये सब क्या नहीं था, तो क्या था कि कोई भी एप्लीकेशन को बनाने में ज़्यादा समय लगता था। लेकिन AI आ जाने से क्या होता है, कोई भी चीज़ जो 1 दिन में 2 दिन में होता था वो क्या हो जाता है, 10 मिनट में हो जाता है चीज़, ठीक है ना। इसी समय 1813 का चार्टर एक्ट पारित करके भारत के प्रति ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। तो देखिए इसी समय क्या आ गया, 1813 का चार्टर एक्ट। तो 1800 चार्टर एक्ट में क्या हुआ, मुक्त व्यापार का प्रचलन प्रारंभ हुआ। मुक्त व्यापार का मतलब समझते हैं, फ्री ट्रेड, यानी कि आयात निर्यात पर कोई भी किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा, ठीक है। किसी भी प्रकार का क्या नहीं लगेगा, शुल्क नहीं लगेगा। अगर शुल्क नहीं लगेगा तो वस्तुएं क्या होगी, सस्ती होगी, ठीक है ना। चाय और चीन से व्यापार को छोड़कर कंपनी का भारतीय क्षेत्र से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तो देखिए 18 चार्टर एक्ट में क्या हुआ, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके बाकी एकाधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और प्रत्येक ब्रिटिश व्यापारी के लिए भारत का दरवाज़ा खोल दिया गया। अब क्या किया गया, कंपनी का एकाधिकार जब समाप्त हो गया तो प्रत्येक ब्रिटिश व्यापारी
मतलब कि जो भी अब ब्रिटिश व्यापारी चाहते थे जा करके भारत में मुक्त रूप से व्यापार कर सकते हैं। पहले क्या केवल कंपनी व्यापार करती थी, लेकिन अब सभी व्यक्तियों के लिए क्या किया गया, यानी कि सभी व्यापारियों के लिए व्यापार का रास्ता क्या किया गया, खोल दिया गया। अब भारत कच्चे माल का निर्यातक एवं तैयार माल का आयातक मात्र बनकर रह गया। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि अब भारत क्या हो गया, तो कच्चे माल का निर्यातक, यानी कि कच्चे माल यहाँ से जाता था, ठीक है, और जो भी वस्तुएं बन करके आती थी वहाँ से बनी हुई वस्तुओं को क्या करते थे ये लोग, भारत में ले आकर के बेचते थे। तो बनी हुई वस्तुओं का उत्पादित मतलब कि जो भी बनी हुई वस्तुओं क्या हो गया, आयातक हो गया। परिणामतः इसके परिणाम क्या हुआ कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध से ही भारतीय दस्तकारी उद्योगों का क्या हुआ, पतन शुरू हो गया। तो देखिए क्या हुआ कि भारतीय दस्तकारी यानी कि हस्तशिल्प जो हाथ से लोग बनाते थे मशीन से, तब क्या हो गया, पतन शुरू हो गया। और मान लीजिए कि आप जब हाथ से बनाएंगे तो वस्तुएं जाहिर सी बात है कि महंगी होगी। अब वही चीज़ मशीन से बनने लगी तो वस्तुएं सस्ती होने लगी। तो पहला चीज़ कि पहला चरण में इन लोगों ने क्या किया, भारतीयों से पैसा लूट करके ले गया। बात समझिएगा, कनेक्ट कीजिएगा पहला चरण से। पहला चरण में क्या किया कि भारतीयों से क्या किया, पूरा कर वसूल करके स्थानीय लोगों से, विविध क्षेत्रों पर स्थानीय लोगों से कर वसूलना प्रारंभ किया। कर के माध्यम से क्या किया, पहले आपसे पैसा लेकर के चल गया और आप ही के पैसा से ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुआ और औद्योगिक क्रांति के माध्यम से मशीन बनाया, कंपनी खोला, ठीक है। और आपके पास जब पैसा नहीं है तो क्या कीजिएगा, सस्ता चीज़ ही खरीदिएगा ना। तो अब पहले देखिए इन लोगों ने कितना दिमाग लगाया, पहले आपको आर्थिक कमज़ोर किया। जब पैसा नहीं रहेगा तो आप जाहिर सी बात है कि सस्ती वस्तु खरीदिएगा, ठीक है ना। तो इसी के कारण क्या हुआ, भारतीय जो हस्तशिल्प उद्योग थे क्या हुआ, धीरे धीरे पतन होने लगा। शिल्पकारों एवं हथकरघा उद्योगों को देशी रियासतों का पर्याप्त संरक्षण न मिल पाने के कारण एवं सरकारी औपनिवेशिक नीतियों के कारण हथकरघा उद्योगों में संलग्न लोगों की आजीविका पर विपरीत असर पड़ा। अब देखिए क्या हुआ ना कि यहाँ के जो राजा लोग थे इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिए और भारतीय जो हस्तशिल्प जो व्यक्ति थे, जो हाथों से वस्तु का निर्माण करते थे, उन लोगों को राजा लोगों ने बढ़ावा नहीं दिया, ठीक है, इस पर ध्यान ही नहीं दिया, जिसके कारण और इन लोगों का क्या हुआ, वर्चस्व धीरे धीरे अंग्रेजों का बढ़ने लगा और धीरे धीरे हथकरघा उद्योगों का क्या होने लगा, पतन होने लगा। फलस्वरूप हथकरघा से जुड़े लोगों का गांवों एवं कृषि की ओर पलायन हुआ, जिससे कृषि एवं ग्रामीण जनसंख्या पर अतिरिक्त दबाव बढ़ा। तो देखिए क्या होगा ना कि मान लीजिए आप कहीं शहर में जाकर के व्यवसाय कर रहे हैं, आपकी व्यवसाय खत्म होने लगेंगी, आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो क्या आप शहर में रह पाइएगा, तो कहाँ जाइएगा, गांव में जाइएगा ना जी। तो क्या होगा, गांव की जनसंख्या जब बढ़ने लगेगी तो और गरीबी बढ़ने लगेगी। वैसे पहले से ही गांव के लोग गरीब है और जनसंख्या बढ़ने लगेगा तो क्या होगा, और ज़्यादा गरीबी उत्पन्न होने लगेगी, ठीक है। इस तरह अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के परंपरागत ढांचे को पूरी तरह छीन भिन्न कर दिया, यानी कि पूरी तरह से क्या किया, बिखेर दिया भारतीय अर्थव्यवस्था को। पारंपरिक कारीगरी उद्योग का पतन हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बुनियादी पर चोट पहुंची, ठीक है। अब देखिए 1813 के बाद अतिरिक्त निर्यात के अलावा कंपनी ने होम चार्जेज भी लागू कर दिए और अन्य खर्चों के अतिरिक्त चार्जेज भी में भारतीय ऋण पर ब्याज भी शामिल था। तो भारतीय ऋण पर क्या हो गया, ब्याज भी शामिल कर दिया। इस प्रकार भारत की संपत्ति को निचोड़कर इंग्लैंड भेजा जाने लगा। भारत की संपत्ति को कहाँ ले जाया गया, इंग्लैंड। इस तथ्य को एक अंग्रेज अधिकारी जॉन सुलिवान ने स्वीकारते हुए कहा कि हमारी प्रणाली ऐसे स्पंज के रूप में काम करती है जो गंगा के किनारे से प्रत्येक अच्छी वस्तु सोख लेती है तथा उसे फिर टेम्स के किनारे निचोड़ देती है। टेम्स नदी गंगा नदी से क्या करती है, निचोड़ लेती है और टेम्स नदी पर ले जाकर क्या करती है, गंगा नदी से लेकर के जाती है और टेम्स नदी पर क्या करती है, निचोड़ देती है, ठीक है। किसने कहा था, तो ब्रिटिश अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था जॉन सुलिवान, ठीक है। इसके बाद देखिए कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो जाने के बाद सस्ती लागत पर तैयार ब्रिटेन के कपड़ों को भारतीय बाजारों में भेजा जाने लगा। तो कंपनी का जब व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया तो क्या हो गया, तो सस्ता जो वस्तु बनता था ब्रिटेन में कहाँ आने लगा, भारत में। हाँ, ये कपड़े मिलों में तैयार होते थे, इसीलिए हाथ से बने भारतीय कपड़ों से सस्ते होते थे। तो मिल में बनेंगे, मशीन से बनेंगे तो भारतीयों से भाई सस्ते होंगे ना।
परिणाम स्वरूप अंग्रेजी कपड़ों की सस्ती कीमतों के आगे भारतीय महंगे कपड़े टिक नहीं सके, फलतः भारतीय वस्त्र उद्योग का क्या हुआ, तो पतन हुआ। ठीक है। अब देखिए, आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन एवं कच्चे माल के लिए अधिक से अधिक उत्पादन के लक्ष्य से अंग्रेजों ने भूमि व्यवस्था में प्रयोग करने शुरू किए। आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए क्या किया, अब भूमि क्षेत्र पर क्या किया, इन लोगों ने अपना वर्चस्व कायम करने लगा, नया नया नियम लाने लगा, जैसे अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त जैसी नई व्यवस्थाएं अपनाई गई। ठीक है। स्मरणीय है कि जहां एक और स्थानीय बंदोबस्त अंग्रेजों की दूरगामी नीति का हिस्सा था, वहीं दूसरी ओर रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत के किसानों के शोषण की चरम व्यवस्था थी। तो जो अस्थायी बंदोबस्त था अंग्रेजों की दूरगामी नीति का हिस्सा था। देखिए, आपको यहीं हम बता देते हैं अस्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में, ऐसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो अस्थायी बंदोबस्त क्या थी, इसको क्यों कहा गया कि दूरगामी नीति का हिस्सा था। दूरगामी का मतलब क्या था, ये मतलब कि ये फायदा देंगे लेकिन दूर तक, मतलब कि बहुत समय लगेगा इसको फायदा देने में, इसी को क्या कहा जाता है, तो दूरगामी नीति। तो देखिए, अस्थायी बंदोबस्त क्या था, अस्थायी बंदोबस्त में क्या था, तो ये लोग बिचौलियों के रूप में जमींदारों को रखा था। ठीक है, जमींदार को रखा था और जमींदार से कर वसूलवाता था और उसका हिस्सा जो था, तो देखिए अस्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त, देखिए कि अस्थायी बंदोबस्त में क्या थे, जमींदार लोग थे। तो मान लीजिए कि जमींदार से जब वो वसूली करते थे तो कुछ हिस्सा जमींदार भी लेते थे, तो इससे इन लोगों को कम फायदा होती थी। ठीक है। लेकिन वहीं जब रैयतवाड़ी बंदोबस्त आई तो इन लोगों ने डायरेक्ट किसानों को रैयत पे भूमि को देते थे और डायरेक्ट किसानों से कर वसूलते थे, इसीलिए क्या थी, ये तत्कालीन फायदा देती थी। ठीक है। अब देखिए आगे इसको और ब्रीफ में पढ़ेंगे, किसको, रैयतवाड़ी और अस्थायी को। आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन एवं कच्चे माल के लिए अधिक से अधिक उत्पादन के लक्ष्य से अंग्रेजों ने भूमि व्यवस्था में प्रयोग करने शुरू किए, फलतः अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त जैसी नई व्यवस्था अपनाई गई। ठीक है। स्मरणीय है कि जहां एक और अस्थायी बंदोबस्त अंग्रेजों की दूरगामी नीति का हिस्सा था, वहीं दूसरी तरफ रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी भारत के किसानों के शोषण की क्या थी, चरम व्यवस्था थी। ठीक है। अब देखिए आगे, देश के खाद्यान्न फसलों की जगह अब वाणिज्यिक फसलों को अधिक उगाया जाने लगा। देखिए इसका मतलब क्या है कि खाद्यान्न फसल यानी कि खाने वाली फसल, जैसे चावल, गेहूँ, ये सब क्या है, खाद्यान्न फसल है। इन लोगों को छोड़ करके इन लोगों ने क्या किया, वाणिज्यिक फसलों, जैसे नील की खेती ये लोग करवाते थे ना, तो नील की खेती क्या होगी, वाणिज्यिक फसल, मतलब व्यापार की दृष्टि से। ठीक है। अधिक उगाया जाने लगा। परिणाम स्वरूप देशों में अनाज की कमी से खाद्यान्न के मूल्य में क्या हुई, वृद्धि हुई। अनाज की कमी होने लगेगी तो क्या होगा, मान लीजिए कि धान का खेती हुआ है और धान का खेती बर्बाद हो गया तो क्या हो गया, धान का दाम बढ़ेगा ना जी। हाँ, तो धान की जब कमी हो जाएगी तो दाम बढ़ेगा ना। तो उसी तरह इन लोगों ने वाणिज्यिक फसलों को जैसे ही अधिक मात्रा में उगाने का प्रारंभ किया तो क्या हो गया, खाद्यान्न फसलों की कमी होने लगी और खाद्यान्न फसलों की लागत जो होगी बढ़ गई। ठीक है। इस चरण की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रेलवे का विकास था। द्वितीय चरण में क्या हुआ, तो रेलवे का विकास हुआ। हालांकि रेलवे का विकास भारत की प्रगति की दृष्टि से नहीं बल्कि अंग्रेजों की सामरिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं के कारण किया गया था। जब रेलवे का जो ये लोग विकास किए थे ना, भारत के विकास के लिए नहीं किए थे। किस लिए किए थे, अपने फायदा के लिए किए थे, ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्तियों को या वस्तुओं को ले जाने में आसानी हो। ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत से कच्चे माल के निर्यात और ब्रिटिश कारखानों में उत्पादित माल के आयात तथा इसके आंतरिक विक्रय के लिए देश में परिवहन साधनों के विकास की आवश्यकता थी। ठीक है। इसके विकास का दूसरा कारण ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा हेतु सेना को दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचाना था। बोले ना, व्यक्ति यानी सेना को दूर दराज पहुंचाने के लिए क्या किया, रेलवे का विकास किया, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध होने वाले किसी भी विद्रोह को बिना किसी विलंब के कुचला जा सके। मान लीजिए कि जिस पे ब्रिटिश क्षेत्र का कब्जा है, मान लीजिए युद्ध हो गया तो सेना को ले आने में क्या होगा, आसानी होगा। और जो भी वस्तुएं व्यापार के माध्यम से आती थी, मतलब व्यापार करने के लिए, तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा,
मतलब कि स्थिति सुधरेगी, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन जल्दी होने लगेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान को माल को ले जाने में आसानी होगी और सेना को ढोने में भी आसानी होगी। हाँ, इसके बाद देखिए होम चार्जेज, गृह व्यय। होम चार्जेज क्या थी? तो भारत से इंग्लैंड की ओर धन का बहिर्गमन होम चार्जेज के रूप में भी होता था। लंदन में इंडिया ऑफिस, भारत सचिव के ऑफिस का खर्च, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारी के वेतन। देखिए लंदन में इंडिया ऑफिस का खर्च, ठीक है, लंदन में जो इंडिया ऑफिस था उसका खर्च, और भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन, कंपनी के शेयर होल्डर्स को दिया जाने वाला इंसेंटिव यानी कि प्रोत्साहन राशि, भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलवे पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत में लड़े गए युद्धों पर होने वाला व्यय, सैन्य खरीदारी इत्यादि होम चार्जेज के प्रमुख संगठन थे। देखिए ये सब जितना भी मान लीजिए युद्ध में सेना के लिए जो खर्च लगता था, चाहे जो इंग्लैंड में भारतीय ऑफिस थी और जो भी भारत में इंग्लैंड जो वाले जो काम करते थे, इन लोगों का पैसा किससे दिया जाता था? तो भारत के कोष से ही दिया जाता था। उसी को क्या कहा जाता था? होम चार्जेज। ठीक है, परिणाम देखिए इसका क्या हुआ कि कच्चे माल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया। कच्चे माल के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या किया गया? तो कृषि के वाणिज्यीकरण को क्या किया गया? बल दिया गया। कृषि का वाणिज्यीकरण का मतलब समझ रहे हैं ना क्या? कि मतलब जो व्यापार के लिए वस्तु उगाई जाए, जैसे नील की खेती की जाती थी ना, व्यापार के दृष्टिकोण से, ना कि खदान फसलें। ठीक है, जिसमें नील, कपास, अफीम, चाय, जूट, कॉफ़ी आदि के उत्पादन हेतु कृषकों को मजबूर किया गया। ठीक है, मतलब कि सिंपल भाषा में समझिए कि जिन वस्तुओं से इन लोगों को फायदा होता था, उन्हीं वस्तुओं का क्या किया इन लोगों ने? ज़बरदस्ती यहाँ उगाने के लिए क्या किया? प्रेशराइज कर रहे थे ये लोग, प्रेशर दे रहे थे कि इन्हीं वस्तुओं को उगाइए, ना कि खदान धान चावल को, मतलब धान चावल जैसे फसलों को नहीं उगाइए। ठीक है, फलतः भारत में खदान की कमी बढ़ने लगी। तो इससे क्या होगा? भारत में खदान की कमी बढ़ने लगेगी ना जी। आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा पर बल दिया गया। क्या किया गया? तो आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा पर बल दिया गया, जिससे भारतीय शिक्षा व्यवस्था में असमानता आई। आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा, मान लीजिए कि ब्रिटिश क्या थे? तो इंग्लिश बोलते थे, उस पर बल दिया गया, और भारत में जो शिक्षा थी क्या थी? वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी। भारतीय हस्तशिल्प कुटीर उद्योगों का पतन होने लगा। उद्योग धंधों का विनाश होने से भारत में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी आदि में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई। तो देखिए जाहिर सी बात है कि उद्योग धंधा आपका ठप पड़ने लगेगा। कृषि में ज़्यादा भागीदारी, मान लीजिए कृषि में क्या कीजिएगा? इसी को इकोनॉमी में प्रच्छन्न बेरोजगारी करते हैं। जितने लोगों की आवश्यकता है उससे कहीं ज़्यादा लोग किसी काम में संलिप्त हैं, तो उससे क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ेगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपका किसी कृषि के माध्यम से ही आय 10 रुपये आ रहा है और खर्चा क्या हो रहा है? आदमी ज़्यादा है, घर में जनसंख्या ज़्यादा है और खर्चा कितना है? 20 रुपये का। तो क्या होगा? धीरे धीरे भुखमरी आएगा ना जी। ठीक है, इसके बाद देखिए कार्ल मार्क्स, महत्वपूर्ण कथन। कार्ल मार्क्स का कथन क्या है कि विश्व के कपड़ों के घर को विदेशी कपड़ों से भर दिया गया। कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं कि विश्व के कपड़ों के घर को विदेशी कपड़ों से क्या किया गया? भर दिया गया। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या कहा था कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई। बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि क्या हो गई? सफ़ेद हो गई। किसने कहा था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके बाद देखिए रेलवे का विकास इतिहास। 1846 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा सैन्य यातायात हेतु पहली बार भारत में रेलवे का विकास की बात की गई। कौन किया था रेलवे के विकास की बात? लॉर्ड हार्डिंग। 1846 में पहली बार भारत में रेलवे के विकास का प्रथम चरण 1849 से 1864 तक माना जाता है। रेलवे के विकास का प्रथम चरण कब से कब तक? 1849 से 1864 तक। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग कि 1849 में पहली रेलवे लाइन कलकत्ता से रानीगंज तक बिछाई गई। कहाँ से? क्वेश्चन पूछता है कि पहली रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक? कलकत्ता से रानीगंज तक। कब? 1849 ईस्वी में। ठीक है, 1853 में डलहौजी मेमो से रेलवे के विकास में तीव्रता आई, और उल्लेखनीय यह है कि निवेश की शुरुआत सार्वजनिक कंपनियों ने नहीं बल्कि निजी कंपनियों ने की। जो रेलवे में निवेश की सार्वजनिक कंपनी नहीं की, कौन की? निजी कंपनी। निवेश को आकर्षित करने के लिए उन्हें 5% ब्याज की गारंटी दी गई। ठीक है,
अब देखिए 1853 में पहली रेल बम्बई से थाने के बीच चली। ये भी याद रखिएगा कि पहली रेल कब से कब तक, कहाँ से, तो बम्बई से थाने के बीच। कब? 1853 में। 1856 में भारत में विदेशी निवेश की शुरुआत रेलवे के संदर्भ में ही हुई। सार्वजनिक ऋण द्वारा धन एकत्र किया गया। ठीक है। 1869 तक रेलवे प्रबंध के लिए 33 कंपनियां थी, जिसमें 24 निजी, 5 सरकारी एवं 4 देशी रियासतों की थी। देखिए 33 कंपनी थी, जिसमें 24 निजी कंपनी थी, ठीक है, 5 सरकारी कंपनी थी और 4 क्या थी? देशी रियासत की कंपनी थी। ठीक है। इन कंपनियों से यह समझौता हुआ था कि 25 साल बाद रेलवे लाइन सरकार को सौंप दी जाएगी। क्या समझौता हुआ था? कि 25 साल बाद जो निजी कंपनी इन्वेस्ट किए थे, इन लोगों से क्या किया गया था? 25 साल बाद क्या किया जाएगा? रेलवे लाइन को सरकार को सौंप दी जाएगी। राज्य सरकार ने राज्य के द्वारा रेलवे निर्माण एवं स्वामित्व पर बल दिया। ठीक है। 1879 में लिटन के कार्यकाल में सबसे पहले पूर्वी रेलवे को खरीदा गया। कब खरीदा गया? लिटन के द्वारा 1879 में। 1903 में कर्जन ने थॉमस रॉबर्टसन के नेतृत्व में एक रेलवे बोर्ड की स्थापना की। कब? 1903 में, जिसने इससे संबंधित कई अनुशंसाएं प्रस्तुत की। ठीक है। स्मरणीय है कि रेलवे का तीव्रतम विकास कर्जन के शासनकाल में हुआ। तो पूछेगा क्वेश्चन कि रेलवे का तीव्रतम विकास किसके शासनकाल में? तो कर्जन के शासनकाल में। इसके बाद आया था एक बर्थ आयोग। एक बर्थ आयोग 1921 से 22 की रिपोर्ट के आधार पर 1925 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग किया गया? 1925 में। कौन सा आयोग था? तो एक बर्थ आयोग की सिफारिश पर रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया। कब जी? तो 1925 में। ठीक है। देखिए 1947 में आज़ादी से पहले केसी नियोगी की अध्यक्षता में रेलवे वित्त से संबंधित तथ्यों का निरीक्षण के लिए एक समिति का गठन हुआ। किसके नेतृत्व में? तो केसी नियोगी। ठीक है। देखिए अब टिप्पणियाँ है, कुछ टिप्पणियाँ है। तो कार्ल मार्क्स की टिप्पणी क्या है? जिस देश में लोहा एवं कोयला मौजूद हो, वहाँ अगर तकनीक पहुँचा दी जाए तो उस देश को आधुनिकीकरण से नहीं रोका जा सकता। देखिए कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि जिस देश में लोहा एवं कोयला मौजूद हो, वहाँ क्या है? वहाँ अगर तकनीक पहुँचा दी जाए तो उस देश के आधुनिकीकरण से नहीं रोका जा सकता। ठीक है। इसके बाद अर्नाल्ड क्या कहते हैं? भारत में रेलवे ने वह कर दिखाया जो अकबर एवं टीपू जैसे निरंकुश शासक पर न कर पाए एवं भारत को एकीकृत न कर सके। तो टीपू सुल्तान जो थे क्या किए थे? पढ़ाए थे ना, मैसूर जब पढ़ रहे थे तो टीपू सुल्तान के बारे में चर्चा किए थे। ठीक है। आधुनिक शस्त्रागार का स्थापना किया गया था। आधुनिक तरीके से क्या किया गया था? सैन्य प्रशिक्षण दिया गया था, टीपू सुल्तान द्वारा दिया गया था ना। तो ये लोग जो नहीं कर पाए, तो जब रेलवे का विकास हुआ तो क्या हुआ? भारत को एकीकरण करने में क्या हुआ? सहायता मिला। तिलक, भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे के विकास पर खुश होना ऐसा ही है जैसे दूसरों की पत्नी के अलंकार को देखकर खुश होना। देखिए तिलक क्या कहते हैं कि भारत में बाल गंगाधर तिलक जो थे, तो मान लीजिए रेलवे का विकास हुआ तो भारतीय खुश होने लगे। तो इन्होंने कहा कि भारतीयों के मतलब कि भारत जब रेलवे के विकास पर अगर खुश हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि दूसरे के पत्नियों का अलंकार, यानी कि दूसरे के पत्नी का श्रृंगार देख करके आप खुश हो रहे हैं। उसी तरह क्या है? भारतीयों में रेलवे का विकास को देख करके खुश होना है। किसने कहा था? तिलक ने। देखिए अब उपनिवेशवाद का तृतीय चरण वित्तीय पूंजीवाद 1858 से लेकर के 1947 तक। वित्तीय पूंजीवाद कब से कब तक? 1858 से 1947 तक कि उपनिवेशवाद का यह चरण प्रथम 2 चरणों की ही तार्किक परिणति था। क्या था? कि अभी जो 2 चरण था उसी का क्या था? तार्किक परिणति था, जिसके अंतर्गत उन चरणों की शोषण प्रक्रिया तो जारी रही, किंतु उसके स्वरूप में परिवर्तन आ गया। क्या हुआ कि जितने भी 2 चरणों में नियम लगाए गए थे वो भी जारी रहा, और कुछ क्या किया गया? परिवर्तन किया गया। नया नियम आता है तो कुछ तो परिवर्तन करके लाएगा ना जी। ठीक है। 1857 के विद्रोह, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में बदलाव, इंग्लैंड के बाहर अन्य यूरोपीय देशों में बढ़ते औद्योगिकरण से प्रतिस्पर्धा आदि कारण हो
ने भारत में उपनिवेशवाद के एक नवीन चरण को जन्म दिया जिसे वित्तीय पूंजीवाद की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए ब्रिटिश निवेशकों ने इस चरण के दौरान निवेश के लिए जिन क्षेत्रों को चुना उसमें वित्त बाजार प्रमुख था। देखिए इसमें क्या किया कि ब्रिटिशों ने जिस क्षेत्र को चुना उसमें क्या था, वित्त बाजार क्या था, प्रमुख था, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना इन लोगों का क्या था, मंशा था। इसके तहत बैंकों तथा बीमा कंपनियों का स्थापना की गई। देखिए तो प्रथम चरण में क्या हुआ, इसको कोरिलेट कीजिए। प्रथम चरण में पैसा जुटाना प्रारंभ किया, पैसा जुटाने के बाद औद्योगिक क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति के बाद क्या किया, मशीनों का आविष्कार किया, कंपनी खोलना प्रारंभ किया, कंपनी खोल करके वस्तु बनाना प्रारंभ किया और वस्तुओं को क्या किया, भारत में ले जा करके बेचने का प्रयास किया। अब देखिए अब पैसा जुटाने के लिए बैंक चाहिए ना, तो बैंकों तथा बीमा कंपनियों का स्थापना की गई। बैंक और बीमा क्षेत्र में सुधार किस चरण में था, तृतीय चरण में। ठीक है, निवेश के अन्य क्षेत्रों में चाय, कॉफ़ी, रबड़ के बागान, जूट उद्योग तथा जहाज रानी प्रमुख थे। कौन कौन प्रमुख थे, तो चाय, कॉफ़ी, रबड़ के बागान, जूट उद्योग तथा जहाज रानी प्रमुख थे। सबसे रोचक पहलू इस वित्तीय पूंजीवाद के दौरान यह रहा कि ब्रिटिश निवेशकों ने उन उद्योगों में निवेश नहीं किया जो आगे चलकर ब्रिटिश कंपनियों से ही प्रतिस्पर्धा करते। ठीक है, तो इन लोगों ने सभी को एकदम बढ़िया से ही लोग कर रहे थे, मतलब कि अपना फायदा जो देख रहे थे, ऐसा कोई भी व्यवसाय नहीं कर रहे थे जो कि आगे चल करके भारतीय मतलब कि ब्रिटिशों का ही प्रतिद्वंदी बन जाए। ठीक है, वित्तीय पूंजीवाद के दुष्परिणामों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पहले से भी अधिक खोखला बना दिया। वित्तीय पूंजीवाद क्या किया कि पहले से भारतीयों को क्या बना दिया गया, खोखला बना दिया। इस दौरान भारतीयों को सार्वजनिक ऋण पर ब्याज की अदायगी करनी पड़ी। ये लोग क्या करते थे, तो मुक्त व्यापार करते थे, लेकिन भारतीय क्या करते थे, सार्वजनिक ऋण पर ब्याज देना पड़ता था। ठीक है, जिससे पूंजी निर्माण एवं निवेश की प्रक्रिया कमज़ोर होती चली गई। स्वदेशी उद्योगों तथा कृषि के विकास को इस विदेशी वित्तीय पूंजीवाद ने पनपने नहीं दिया, फलतः भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटिश अर्थव्यवस्था से संलग्न एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था मात्र बनकर रह गई। ठीक है, इसका देखिए परिणाम क्या हुआ। वित्तीय पूंजीवाद के दुष्प्रभावों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पहले से अधिक खोखला बना दिया। वित्तीय पूंजीवाद क्या किया, भारतीय अर्थव्यवस्था को पहले से खोखला बना दिया। सार्वजनिक ऋण पर भारत को ब्याज एवं लाभांश भी देना पड़ता था। सार्वजनिक ऋण पर क्या करना पड़ता था, तो भारतीयों को क्या देना पड़ता था, ब्याज देना पड़ता था। भारतीयों को स्वशासन एवं राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए आयोग माना जाने लगा। अब देखिए अब भारतीयों को क्या करने लगे लोग, अयोग्य मानने लगे। पहले भारतीयों को कमज़ोर किया, लूटा खसोटा, अब इन लोगों को मजाक उड़ाने लगा कि तुम्हारा बस का बात नहीं है यहाँ का शासन प्रशासन चलाना। तो यही लोग करते हैं। हम पहले भी बताए हैं कि बिचौलिया जब आपके घर में घुस जाएगा तो क्या करेगा, सबसे पहले आपको कमज़ोर करेगा। इसके बाद जब देखेगा कि आप पूरी तरह से कमज़ोर हो गए हैं तो आप ही पे लांछन लगाने लगेगा। क्या बोलने लगेगा कि आप सक्षम नहीं हैं, इस चीज़ को चलाने में आप सक्षम, आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप कैसे चला पाइएगा। ठीक है ना। आधुनिक समाज संस्कृति एवं राजनीतिक विचारों को हतोत्साहित किया गया क्योंकि इससे उपनिवेशवाद विरोधी विचारों के पनपने का खतरा था। आधुनिक समाज सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विचारों को क्या किया गया, हतोत्साहित। देखिए अगर मूर्ख बने रहिएगा तभी तो इन लोगों का बात मानिएगा। तो इन लोगों ने हमेशा आपको क्या किया, नीचा दिखाने का प्रयास किया ताकि आप मूर्ख बने रहिए, तभी तो मेरा बात मानिएगा जी। ये लोग इसलिए कर रहे थे कि बाद में आप विरोध ना कर सके मेरा, इसलिए आपको क्या किया जाएगा, आपको समय समय पर प्रलोभन दे करके क्या किया जाएगा, मूर्ख बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति आपको किसी तरह से बरगलाता है, फुसलाता है, उसमें नहीं जाना है। देखिए मान लीजिए कि आप स्टूडेंट लाइफ में ही हैं, ठीक है, और मान लीजिए कि आपकी पारिवारिक स्थिति खराब है, आप जितना है उतना ही से क्या कीजिए, आगे जाने का प्रयास कीजिए, ना कि दूसरों से लेकर के प्रयास कीजिएगा तो हमेशा फंसिएगा। आपको कोई 10 रुपया देगा नहीं, लेकिन क्या करेगा, 10 जगह हल्ला जरूर करेगा। इसीलिए आपके पास जितना भी संपत्ति है, जितना भी पैसा है, उसी को बढ़ाने का हर संभव मेहनत के बदौलत प्रयास कीजिए कि उसको क्या किया जाए, आगे उसी को बढ़ाया जाए। आगे दूसरे के लालच में नहीं पड़ना है, चाहे कंडीशन जो कुछ भी हो। ठीक है, भारतीय हितों और भारत की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रगति तथा ब्रिटिश उपनिवेशवाद की टक्कर ने एक शक्तिशाली राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया। आया समझ में।
कि भारतीय हितों और भारत की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रगति तथा ब्रिटिश उपनिवेशवाद की टक्कर ने एक शक्तिशाली राष्ट्रीय आंदोलन को क्या किया, जन्म दिया। मान लीजिए कि ब्रिटिश द्वारा शोषण किया जाने लगा तो आंदोलन होगा ना जी, कब तक आदमी सहेगा। तो यहीं से क्या हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन का क्या हुआ, शुरुआत हुआ। अब देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भू राजस्व व्यवस्था, कौन कौन सा भू राजस्व व्यवस्था था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार और सुदृढ़ीकरण हेतु कंपनी को अत्यधिक धन की जरूरत थी। कंपनी को क्या थी, अत्यधिक धन की जरूरत थी। कच्चे माल की खरीदारी, सिविल तथा सैनिक अधिकारियों के वेतन तथा भारतीय ग्रामों एवं दूर दराज के क्षेत्रों में अधिकार के लिए कंपनी को भारतीय राजस्व की आवश्यकता थी, जिसका प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। ठीक है, तो देखिए अब ये लोग को मान लीजिए कंपनी के कर्मचारी को वेतन देना था तो पैसा की जरूरत पड़ेगी ना। तो इन लोग सोचते थे कि ब्रिटेन से पैसा नहीं लेना है, यहीं के पैसा को क्या करके वसूल करके ये सब चीज़ें क्या करना है, सुव्यवस्थित तरीके से चलाना है। अपना सेना रखना है तो सेना को भी पैसा दिया जाएगा ना, तो कहाँ से दिया जाएगा, तो उसके लिए पैसा की जरूरत पड़ेगी। तो इन लोगों ने पैसा इंग्लैंड से लाने का प्रयास नहीं किया, भारतीयों के लोगों से। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया कि भूमि पर कब्जा करना प्रारंभ किया। बात समझ में आ रहा है ना। 18वीं सदी के उत्तरार्ध की राजनीतिक अस्थिरता ने ग्रामों के सामान्य जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। 1765 में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा सूबे के दीवानी अधिकार मिल जाने पर राजस्व वसूली के लिए इन क्षेत्रों में अलग अलग दीवान नियुक्त किए गए। 1765 में जब दीवानी अधिकार मिल जाता है, कब, कौन सी संधि होती है 1765 में, इलाहाबाद की संधि होती है, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार इन लोग क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, इन नायब दीवान द्वारा लगान वसूली का कार्य ठेकेदारों को दे दिया गया। ठीक है, नायब दीवान द्वारा क्या किया गया, लगान वसूली का कार्य किसको दे दिया गया, ठेकेदार को। इसके माध्यम से ठेकेदारों ने मनमाना कर कृषकों से वसूल किया और कंपनी को में जमींदार भी ठेकेदारों के नियंत्रण में आ गए, जिसने उनकी वित्तीय स्थिति को क्या किया, बिगाड़ दिया। अब इन लोगों ने पैसा जुटाने के लिए कहाँ हस्तक्षेप किया, तो भूमि पर। भूमि पर हस्तक्षेप करके क्या किया, यहीं के राजाओं से क्या किया, संधि करके समय समय पर, जैसे इलाहाबाद की संधि हुआ था ना, तो क्या हुआ था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्र का दीवानी प्राप्त कर लिया और यहाँ से कर वसूलने लगा, मतलब अधिक से अधिक मात्रा में कर वसूलने लगा। ठीक है, अब देखिए, कालांतर में लगान व्यवस्था में व्याप्त असंगतियों के कारण वारेन हेस्टिंग ने 1772 में बंगाल में द्वैध शासन का अंत कर राजस्व वसूली का काम स्वयं कंपनी की देखरेख में शुरू किया। तो पहले देखिए, द्वैध शासन में जो था ना, द्वैध शासन के बाद क्या हुआ, जब 1772 में द्वैध शासन खत्म हुआ तो राजस्व वसूली का कार्य किसको सौंप दिया गया, कंपनी को। ठीक है, इसके बाद देखिए, इजारेदारी प्रथा थी, जिसको फार्मिंग सिस्टम बोलते हैं। इजारेदारी प्रथा क्या थी, तो 1772 में एक 5 वर्षीय इजारेदारी प्रथा चालू की गई। इस नई व्यवस्था के अनुसार नीलामी में सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भू राजस्व वसूली का ठेका दिया जाता था। देखिए, इजारेदारी व्यवस्था क्या थी, तो भूमि की नीलामी होती थी। नीलामी समझ रहे हैं ना, 1,01,000, 1,02,000, 1,03,000 इस तरह का नीलामी होता है ना जी। तो जो जितना ज़्यादा पैसा पर बोली रुक जाता है, यानी कि बोली ठप हो जाता है, मान लीजिए 1,02,000, 1,03,000, 1,03,000, मान लीजिए 1,05,000 पर जाकर के रुक गया, तो जो सबसे ज़्यादा बोली लगाया, यानी कि 1,05,000 पर जो गया, उसको क्या कर दी जाती थी, ठेके पर भूमि को सौंप दी जाती थी और वहीं क्या करते थे, उस भूमि से कर वसूलते थे। उसी को क्या कहते हैं, इजारेदारी प्रथा। ठीक है, कब लाया गया था, तो 1772 में, 5 वर्षीय थी। ठीक है, इस पद्धति में जमींदारों को अलग रखा गया, इसमें जमींदारों की भूमिका नहीं थी, क्योंकि वारेन हेस्टिंग का मानना था कि इसमें जमींदारों को शामिल करने का अर्थ होगा सरकार को भू राजस्व की एक बड़ी दर से वंचित रह जाना। देखिए, जमींदारों को वंचित क्यों रखा गया, क्योंकि इन लोग को लगता था कि अगर जमींदार को रखेंगे ना तो ये लोग कम पैसा देगा और एक बड़ा रकम से क्या होगा, वंचित हो जाइएगा। ये लोग डायरेक्ट, मतलब कहीं भी ये लोग घाटा का चीज़
करता ही नहीं था, हमेशा फ़ायदा के बारे में सोचते रहता था। जो भी नियम लाता था अपने फ़ायदा के लिए, जहाँ इन लोगों का नुकसान होता था वहाँ से तुरंत नियम चेंज कर देता था। आया समझ में ना? परंतु इस व्यवस्था के भी परिणाम हानिकारक रहे, ठीक है। इससे भू राजस्व की रकम तो बढ़ गई, पर वास्तविक वसूली प्रति वर्ष घटती बढ़ती रहती थी। देखिए पहले क्या था, तो ये 5 वर्ष का था, तो इसका भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। भू राजस्व की वसूली तो बढ़ गई, लेकिन क्या हुआ कि प्रत्येक साल ये लोग समान रूप से कर नहीं देते थे, घटती बढ़ती रहती थी। कभी इन लोगों ने कम पैसा पहुंचा दिया तो कभी ज़्यादा पैसा पहुंचाते थे, इस तरह का। तो इन लोगों से इससे क्या होता था, इन लोगों को नुकसान होता था। यह योजना भी कृषि की उन्नति, कृषकों का शोषण बंद करने और कंपनी की धन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकी। चूँकि जमींदारों का ग्रामीण क्षेत्रों में वर्चस्व था और वे भू राजस्व के विशेषज्ञ थे, अतः उनके सहयोग के बिना यह योजना सफल न हो सकी। देखिए जमींदारों को तो इन लोगों ने हटा दिया, लेकिन भूमि पर किसका वर्चस्व था? जमींदारों का ही। जो ज़मीन का जिसका ज़्यादा मतलब उस क्षेत्र में नॉलेज है, आप उसी मान लीजिए कि आपके ऑफिस में कंप्यूटर का काम है, आप वैसे व्यक्ति को रख देते हैं जिसको कंप्यूटर का कोई नॉलेज है ही नहीं, तो क्या आपका कंप्यूटर का काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यहीं लोगों ने गलती किया कि जिसके पास नॉलेज नहीं था, मान लीजिए पैसा लेकर के आप उतर गए और ज़मीन को ठेका पर ले लिए और कुछ पता है ही नहीं, तो आप कर अच्छे से वसूल नहीं ना पाइएगा। और उसी को क्या जमींदार लोग अच्छे तरीके से जानते थे कर कैसे वसूलना है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या हुआ। इस 5 वर्षीय ठेकेदारी योजना के असफल होने के बाद वारेन हेस्टिंग ने 1776 में इसे 1 वर्षीय कर दिया गया। अब देखिए पहले क्या था, तो 5 वर्षीय था। जो भी व्यक्ति को ठेके पर ज़मीन दी जाती थी तो 5 वर्षों के लिए दी जाती थी, लेकिन अब क्या हो गया, 1 वर्षों के लिए दी जाने लगी, ठीक है। अब ठेकेदारी 1 वर्ष के लिए ही दी जाती थी। इसमें जमींदारों को प्राथमिकता दी गई। इसमें क्या दी गई, तो जमींदारों को प्राथमिकता दी गई। इसी समय ब्रिटेन अपना अमेरिकी उपनिवेश खो चुका था, अतः वह भारतीय उपनिवेश को मजबूत बनाने की ओर प्रयासरत था। इसी समय क्या था, घटना हुआ कि अमेरिका में जो उपनिवेश करता था ये चीज़ ये खो चुका था। इसीलिए क्या था, मान लीजिए कि आप भारत में भी अपना व्यवसाय खोले हैं, अमेरिका में भी खोले हैं, तो अमेरिका का व्यवसाय आपका धीरे धीरे ठप होने लगा। तो क्या कीजिएगा, जहाँ आपका व्यवसाय चल रहा है उस पर केंद्रित कीजिएगा ना जी अपने आप को, यहीं का व्यवसाय क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। इन्हीं परिस्थितियों में वारेन हेस्टिंग के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कर्नवालिस का आगमन हुआ। किसका, तो कर्नवालिस का आगमन हुआ। लॉर्ड कर्नवालिस ने यह अनुभव किया कि कृषि अर्थव्यवस्था में गिरावट के कारण कंपनी के राजस्व दर में उतार चढ़ाव आ रहा है, फलतः भू राजस्व के लिए नई व्यवस्था लाया जाए। तो इनको क्या लगा कि कृषि जो नीति है इससे क्या हुआ, राजस्व पर प्रभाव पड़ रहा है, कभी कम राजस्व आ रहा है, कभी अधिक राजस्व, उतार चढ़ाव हो रहा है। तो इसी की कमी को दूर करने के लिए क्या ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कमाने के लिए क्या किया जाए, इस भूमि को सुधार किया जाए। जब कर्नवालिस आए तो भूमि को सुधार करने का प्रयास किया। अब देखिए तो इन्होंने जब आया तो लाया जमींदारी यानी कि अस्थाई और इस्तमदारी व्यवस्था, जिसको इंग्लिश में परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, ठीक है। 1790 में कर्नवालिस ने एक 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था लागू की। कितना वर्षीय, 10 वर्षीय, जिसमें भूमि का स्वामी तथा लगान वसूली का अधिकारी जमींदार को ही माना गया। अस्थायी बंदोबस्त में भूमि का मालिक कौन होता था, जमींदार। अतः इसे जमींदारी मालगुजारी व्यवस्था भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, जमींदारी और मालगुजारी व्यवस्था। 1793 में कर्नवालिस ने 10 वर्षीय व्यवस्था को बदलकर अस्थायी कर दिया। पहले क्या था, ये 10 वर्षों के लिए आया था, लेकिन 1793 में क्या कर दिया, अस्थायी कर दिया, क्योंकि उसका आकलन था कि भू राजस्व संबंधी प्रयोगों के लिए 10 वर्ष का समय क्या है, अल्प है। यानी कि इसको लग रहा था कि 10 वर्ष का समय क्या है, कम है, इसीलिए इसको क्या बना दिया, अस्थायी बना दिया गया। इसीलिए इसको क्या कहा जाने लगा, अस्थायी बंदोबस्त, ठीक है। राजस्व के कर का स्पष्ट विभाजन सरकार एवं जमींदारों के बीच किया गया। राजस्व के कर का स्पष्ट विभाजन कहाँ किया गया, सरकार एवं जमींदारों के बीच किया गया। इसके अंतर्गत लगान वसूली का 10/11 भाग सरकार का तथा शेष 1/11 भाग जमींदारों हेतु नियत किया जाता था। अस्थायी बंदोबस्त क्या था, जिसमें 10/11 भाग किसको दिया जाता था, सरकार को। यानी कि 11 भाग में 10 भाग किसको दिया जाता था, 1 भाग कौन लेते थे,
जमींदार लेते थे। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी यह थी कि यह स्पष्ट नहीं किया गया कि जमींदार किसानों से कितना लगान वसूल करें, फलतः अधिक लगान वसूली का फायदा जमींदारों को मिला। तो देखिए इसमें यह निश्चित नहीं किया गया ना कि जमींदार भाई कितना, एक लिमिटेशन नहीं था कि कितना कर वसूलना है किसानों से, ठीक है, बस केवल इसको लिमिटेशन किया गया जितना भी वसूलिएगा उसका 10/11 भाग किसको देना है, सरकार को, एक भाग किसको रखना है, जमींदार को। हाँ, तो इसमें क्या किया, जमींदारों ने चोरी करना प्रारंभ किया, ज़्यादा से ज़्यादा वसूलते थे, ठीक है, इसमें इसलिए कि क्योंकि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं था कि इतना ही कर वसूलना है, ठीक है। इसका यह परिणाम हुआ कि जमींदारों का किसानों पर शोषण बढ़ने लगा। इसका क्या परिणाम हुआ, हाँ, तो जमींदार क्या करने, किसानों को शोषण करने लगे। हाँ, 1793 के विनियम 14 द्वारा सरकार को जमींदार की संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिला। इसके बाद 1793 में विनियम 14 द्वारा क्या किया गया कि जमींदार की संपत्ति क्या किया गया, जब्त करने का अधिकार मिला। और 1794 में सूर्यास्त का नियम लागू कर दिया गया, अर्थात नियत समय तक यदि सरकार के पास लगान का या राजस्व नहीं पहुंचा तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। अब जब इन लोगों ने देखने लगा कि जमींदार ज़्यादा संख्या में धनी होने लगे तो इन लोगों ने क्या, एक सूर्यास्त कानून लाया कि अगर आप सही समय पर कर नहीं पहुंचाते हैं सरकार को तो क्या किया जाएगा, आपकी जमींदारी क्या कर ली जाएगी, छीन ली जाएगी। जमींदारी क्या कर ली जाएगी, छीन ली जाएगी। उसी को बोलते हैं सूर्यास्त कानून। यह व्यवस्था जमींदारी भारत के 19% भाग पर लागू थी। कितने प्रतिशत पर, 19% पर, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अतिरिक्त बनारस एवं उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र शामिल थे। तो क्वेश्चन पूछता है कि स्थायी बंदोबस्त किस किस क्षेत्र में थी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में शामिल थी। तो इसको याद रखिएगा, पहला चीज़ याद रखिएगा कि स्थायी बंदोबस्त कब आया था, तो 1793 में। कितने प्रतिशत पर, 19% पर। किस किस क्षेत्र में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस और कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों में, ठीक है। देखिए इस अस्थायी बंदोबस्त का प्रभाव क्या था। 1812 तक संशोधनों के द्वारा जमींदारों को यह अधिकार दे दिया गया कि लगान न देने वाले किसानों की जमीन बिना न्यायालयों की पूर्व अनुमति के वे जब्त कर सकते हैं। क्या किया गया कि अगर किसान कोई लगान नहीं देता है तो क्या किया जाएगा, उसका ज़मीन क्या किया जाएगा, बिना न्यायालयों की अनुमति के जब्त कर लिया जाएगा। इससे किसान अब कृषक दास में बदलने लगे। किसान क्या होने लगे, अब दास में बदलने लगे। सूर्यास्त के नियम के कारण नए वर्गों जैसे व्यापारी, साहूकार आदि जमीन खरीदकर जमींदार बनने लगे। तो सूर्यास्त कानून आया तो क्या हुआ, अब व्यापारी अन्य सारे, अब किसका उत्पत्ति होने लगा, व्यापारी का, साहूकार का, जो कि जमीन खरीद कर क्या बनने लगे, जमींदार बनने लगे। क्योंकि इसमें बताया गया था कि अगर सही समय पर किसान कर नहीं देते तो क्या किया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। तो मान लीजिए कि आप ज़मीन जब्त कीजिएगा तो किसी ना किसी को बेचिएगा ना जी, करवाने के लिए खेती। तो इसी में नए व्यक्तियों का उत्पत्ति हुआ जो कि व्यापारी और जिसको व्यापारी और साहूकार कहा गया। ये लोग ज़मीन खरीद कर क्या बनने लगे, जमींदार बनने लगे, जिससे अनुपस्थित या दुर्वासी जमींदार का उदय हुआ। जमीनों की नीलामी के कारण उप सामंतीकरण का उदय हुआ, ठीक है। जमीनों की नीलामी के कारण किसका हुआ, तो उप सामंतीकरण का उदय हुआ, ठीक है। अस्थायी होने के कारण कृषि की अनुकूल या प्रतिकूल पैदावार होने के बावजूद इसकी दरों में परिवर्तन नहीं किया गया, जिसके सरकार को भी हानि हुई। देखिए अब अस्थायी होने के कारण क्या हुआ ना कि अब आप खेती कर रहे हैं तो आपका फसल हो रहा है कि नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं था। आपको जितना कर निश्चित किया गया है उतना देना है, तो इससे सरकार को भी नुकसान होता था। कारण ये है कि मान लीजिए कि खेत में फसल होगा ही नहीं तो कहाँ से लोग देंगे, नहीं देंगे तो किसानों सरकारों को कम फायदा होगा, जमींदार भी उनको कम देंगे। अंग्रेजों को यह लाभ तो हुआ ही कि उन्हें अस्थायी रूप से लगान की सुनिश्चितता प्राप्त हो गई, जिसका प्रयोग उन्होंने साम्राज्य विस्तार एवं स्थिरीकरण में किया और कृषि व्यवस्था में निवेश का या ध्यान न देकर सारा ध्यान व्यापार की उन्नति में लगाया। अब देखिए कृषि से ही इन लोग पैसा वसूलते थे, लेकिन कभी इन लोगों ने कृषि पर ध्यान नहीं दिया। जैसे सरकार क्या करता है, किसानों से चुनाव के समय पैसा देकर के वोट तो ले लेता है, लेकिन किसानों के लिए काम नहीं करता है। तो वहीं अंग्रेज कर रहे थे।
कि कृषकों से कर तो वसूल रहे थे, लेकिन कृषि के आधुनिकीकरण पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। उनका मतलब था कि आप जिस तरह भी, मतलब एकदम निर्लजता तरीके से वो लोग निर्लज हो गए थे कि आप किसी तरह हमको केवल पैसा दीजिए, बाकी हमको मतलब नहीं आप कैसे दीजिएगा नहीं दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है ना। हमेशा क्या करते थे ये लोग, का ध्यान क्या था, अपने व्यापार में, यानी कि अपना फायदा कमाने में हमेशा ये लोग व्यस्त रहते थे। ध्यातव्य है कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में जमींदारों द्वारा लगान वसूली को मान्यता दी गई थी, अतः इस व्यवस्था को समर्थन मिला। कब दिया गया था जी? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में जमींदारों द्वारा लगान वसूली को मान्यता दी गई थी। ठीक है। अभी अंग्रेजों को न तो भारतीय कृषि व्यवस्था का ज्ञान था और न ही उनके पास इतने अधिकारी थे कि वे अपने दम पर राजस्व व्यवस्था को चला सके। तो इसीलिए क्या किया, इन लोगों ने बीच में जमींदारों को खड़ा किया। इन लोगों को कोई नॉलेज नहीं था कि कैसे कैसे कर वसूलना है, तो इसीलिए बीच में क्या रखा इन लोगों को, जमींदारों को रखा। अंग्रेजों को भारत में जमींदारों के रूप में एक सामाजिक मित्र मिल गया। जमींदारों के रूप में क्या मिल गया? सामाजिक मित्र मिल गया। ठीक है। तो देखिए हर जगह भारतीयों पर शोषण कैसे किया गया, यहाँ के लोगों को बुर्बक बना करके, मूर्ख बना करके। जैसे क्या होता है कि आप ही के परिवार में जिसके पास पैसा हो जाता है तो अपने ही परिवार में जो व्यक्ति कमज़ोर होता है उसको लोग पीछे छोड़ने लगते हैं, और आगे जाकर के वो क्या करते हैं, वहीं पैसा दूसरे को देते हैं। वो पैसा रहता नहीं है उनके पास, लेकिन वो क्या करेंगे। तो इसीलिए जब भी आपके पास पैसा होता है अपने घर के लोगों के साथ कंपेयर न करें। अपने साथ में जो व्यक्ति रह रहा है उससे कंपटीशन कभी मत कीजिए। बात समझ में आया ना। नहीं तो आप यहाँ कंपटीशन कीजिएगा और यहाँ अपने व्यक्ति को दुख दीजिएगा और दूसरे जगह जा कर के क्या कर दीजिएगा, पैसा को दे दीजिएगा। तो वहीं जमींदार लोगों ने किया, अपने व्यक्तियों को शोषण किया और किसको फ़ायदा दिया? अंग्रेजों को। दूसरे जमींदारों को क्या फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं फ़ायदा हुआ। इन लोगों को भी जब स्थिति बिगड़ती गई तो इन लोगों को पर भी आक्रमण किया। जैसे अब इसके बाद जब रैयतवाड़ी व्यवस्था आएगा तो इसमें क्या किया गया, जमींदारों को हटा दिया गया। ठीक है ना। तो इसीलिए जब आप अपने व्यक्तियों के साथ छल कीजिएगा तो कहीं भी आपको अच्छा इज्जत नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप अपने व्यक्तियों के साथ क्या करना है, मिल करके रहना है। ठीक है। अंग्रेजों को भारत में जमींदारों के रूप में एक सामाजिक मित्र मिल गया जो दिल से चाहता था कि अंग्रेज यहाँ बने रहे। इसीलिए 1857 के महाविद्रोह में जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। यही कारण था कि जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया, सॉरी नहीं दिया, हम बोल दिए, अंग्रेजों का साथ दिया, क्योंकि इससे जमींदारों को फ़ायदा होता था। तो देखिए हमेशा अपने फ़ायदा के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। जब आप हर समय अपने फ़ायदा के बारे में सोचिएगा ना, मतलब कहीं भी मान लीजिए आपसे मेरी मित्रता है, आप मतलब आपसे हम मेरी मित्रता कैसे चल पाएगी। अब मान लीजिए हमेशा हम अपना फ़ायदा के बारे में सोचते रहें, आप पे ध्यान ही नहीं दे तो कोई फ़ायदा होगा? अब मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं, केवल अपना फ़ायदा देखें कि मेरा वीडियो बन जाए अच्छे से, लेकिन आप लोग जब बैठे हैं आप लोग को समझ में ना आए तो उससे कुछ होगा? नहीं होगा। तो हम लोग अगर ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं तो सभी लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है। केवल अपने फ़ायदा के लिए कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादातर केवल अपने फ़ायदा के लिए आप रहिएगा तो हमेशा नुकसान होगा। एक समय के लिए लगेगा कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा दूर तक आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए 1857 क्रांति में जमींदारों ने क्या किया, भारतीयों का सहयोग नहीं किया। इस भू राजस्व प्रणाली के लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी हुई। ठीक है। तो देखिए जब अपना व्यक्ति ही आपका साथ नहीं देगा तो आप कमज़ोर पड़िएगा, लेकिन जो बिचौलिया आएगा उसका क्या होगा, हमेशा फ़ायदा होगा ना। देखिए नोट में आर.सी. दत्त एवं राजा राम मोहन राय जैसे विद्वान इस व्यवस्था के समर्थक थे। किस व्यवस्था के? अस्थायी बंदोबस्त के समर्थक थे। कौन कौन? आर.सी. दत्त एवं राजा राम मोहन राय। आर.सी. दत्त ने तो इसे पूरे भारत में लागू करने की अनुशंसा की। आर.सी. दत्त ने क्या की? पूरे भारत में लागू करने की अनुशंसा की। परवर्ती काल में 1945 की जमींदारी व्यवस्था की जांच के लिए फ्लाउड कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि इस व्यवस्था में अनेक खामियां हैं, अर्थात इस रिपोर्ट में अस्थायी बंदोबस्त की आलोचना की गई।
अब देखिए अस्थायी बंदोबस्त के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब देखिए इसके बाद आता है रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार को भूमि का स्वामी माना गया और लगान जमा करने का दायित्व भी किसानों को ही दिया गया। अब इसमें क्या किया, जमींदारों को हटा दिया गया। अब लगान वो जमा कौन करते थे, डायरेक्ट किसान से संपर्क हो गया इन लोगों का। अब देखिए पहले तो इन लोगों ने, अंग्रेज आया था तो इन लोगों को कोई कृषि क्षेत्र में नॉलेज नहीं था, किस तरह से कर वसूलना है, क्या करना है, नहीं करना है। तो आपको लग रहा है ना कि मेरा फ़ायदा हो रहा है, जमींदारों को लग रहा था कि मेरा फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जमींदारों को इन लोगों ने यूज कर रहा था। क्या यूज किया था कि इन लोगों से नॉलेज प्राप्त किया कि किस तरह से कर वसूलना है, क्या करना है, नहीं करना है। इन लोगों से सहायता प्रदान किया, बाद में इन लोगों को भी हटा दिया। तो इसीलिए अगर सभी को मिलजुल करके चलना चाहिए, सभी को एक साथ लेकर के चलना चाहिए, नहीं तो हमेशा क्या कीजिएगा, हमेशा आप हारिएगा। तो जमींदारों को क्या लग रहा था कि हम लोग को फ़ायदा हो रहा था, जाने दो किसानों को ना नुकसान हो रहा है, हम लोग के पास पैसा है, अच्छे से ज़िंदगी हम लोग जिएंगे। लेकिन जमींदारों का भी जिम्मेदारी बाद में छीन जाता है। इसके बाद क्या आता है, जब इन लोगों ने अच्छी तरह से जान लिया कि किस तरह से कर वसूलना है, कृषकों से क्या करना है, नहीं करना है, तो इन लोगों ने क्या किया, आपको भी हटा दिया। अब मान लीजिए कि आपके परिवार में झगड़ा है, बाहरी लोग थोड़ी जान रहा है कि कैसे झगड़ा है, किस चीज़ का झगड़ा है। जब आप उसको बताइएगा तभी होगा। तो आपके बीच में पड़ने के लिए, आपसे फ़ायदा उठाने के लिए क्या करेगा, एक आदमी को पकड़ेगा, आप ही लोगों में से एक आदमी को पकड़ लेगा और वहीं क्या बताएगा, अपना पूरा क्लू उसको बता देगा कि ऐसा ऐसा बात है, ऐसा करना है, नहीं करना है। बस ये बात जान जाएगा, इसके बाद आपको बीच से हटा देगा और अपना फ़ायदा हमेशा लेगा दोनों तरफ से। तो वहीं अंग्रेज कर रहे थे। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या किया, जमींदारों को भी हटा दिया। चूँकि यह व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से किसानों या आम जनता के साथ लागू की गई, अतः इसे रैयतवाड़ी कहा गया। ठीक है, अब क्या किया गया, प्रत्यक्ष रूप से किसानों से, हाँ, डायरेक्ट किसानों से संपर्क हो गया इन लोगों का। यद्यपि सरकार रैयत यानी कि किसान को भूमि का पट्टा देती थी, किंतु यदि किसान निर्धारित लगान जमा नहीं कर पाता था तो उसे भू स्वामित्व से वंचित कर दिया जाता था। अब डायरेक्ट भूमि किसको दिया जाता था, किसान को। अगर किसान समय पर कर नहीं लौटाते थे तो क्या करता था, ज़मीन को छीन लिया जाता था, यानी कि जब्त कर लिया जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत शुरुआत में भूमि से होने वाली औसत आय का अनुमान लगाकर भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था। मतलब एक एवरेज व्यक्त किया जाता था कि इतना पैसा आ सकता है, उसी के तहत क्या किया जाता था, राजस्व का निर्धारण किया जाता था। लेकिन कालांतर में इसमें भी परिवर्तन आ गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो एवं कैप्टन अलेक्जेंडर रीड को माना जाता है। किसको माना जाता है जी, टॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड को माना जाता है। ठीक है, 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था 12 महल जिले के में पहली बार कैप्टन रीड द्वारा लागू किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहली बार कहाँ, तो 12 महल जिले में। ठीक है, अब देखिए 1820 में इस व्यवस्था को मद्रास में लागू किया गया। कहाँ, तो मद्रास में। यहाँ इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर नियुक्त किया गया। कहाँ का, तो मुनरो को मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर। 1820 में इस व्यवस्था को मद्रास में लागू किया गया। यहाँ इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर यानी कि 1820 से 27 में नियुक्त किया गया। तो मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए किसको नियुक्त किया गया, मुनरो को। अब देखिए 1825 में यह व्यवस्था बम्बई तथा 1858 तक यह संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू की गई। कहाँ कहाँ, तो बम्बई 1825 में और 1858 में संपूर्ण दक्कन क्षेत्र में लागू किया गया। ठीक है, इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भूभाग का 51% हिस्सा शामिल था। रैयतवाड़ी में कितना प्रतिशत भूमि, और वहीं अस्थायी बंदोबस्त में कितना था, 19% था। ठीक है, तो अस्थायी बंदोबस्त किस किस क्षेत्र में लागू हुआ था, हाँ, बनारस और उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में। ठीक है, इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भूभाग का 51% हिस्सा शामिल था। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, असम एवं कुर्ग आदि क्षेत्रों पर ही लागू थी। कहाँ कहाँ, तो मद्रास,
बम्बई के कुछ हिस्से, असम एवं कुर्ग आदि क्षेत्रों पर लागू थी। ठीक है, अब देखिए यह 30 वर्षों के लिए लागू की गई थी और इसकी दर 1/3 निश्चित की गई। यह व्यवस्था अस्थायी नहीं थी, प्रत्येक 30 वर्षों में लगान का पुनर्निर्धारण किया जाता था। कितने वर्षों के लिए लागू किया गया था? 30 वर्षों के लिए। वहीं अस्थायी बंदोबस्त था प्रारंभ में कितने वर्षों के लिए? 10 तो अस्थायी बंदोबस्त आरंभ में कितने वर्षों के लिए था? 10 वर्षों के लिए। हाँ, 10 वर्षों के लिए। फिर बाद में क्या हो गया? तो अस्थायी हो गया। जबकि रैयतवाड़ी कितने वर्षों के लिए? 30 वर्षों के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए नोट, सरकार द्वारा इस व्यवस्था का लागू करने का उद्देश्य बिचौलियों यानी कि जमींदारों के वर्ग को समाप्त करना था। ऐसा इसलिए क्योंकि अस्थायी बंदोबस्त में निश्चित राशि से अधिक वसूल की गई सारी रकम जमींदारों द्वारा हड़प ली जाती थी। ठीक है, इसलिए क्या किया गया? जमींदारों को हटा दिया गया तथा सरकार की आय में कोई वृद्धि नहीं होती थी। तो अगर जमींदार कोई लोग जब रखे थे तो ज़्यादा फायदा किसको होता था अस्थायी बंदोबस्त में? जमींदारों को। हाँ, अतः आय में वृद्धि के लिए सरकार ने इस व्यवस्था को लागू किया ताकि वह बिचौलियों द्वारा रखी जाने वाली राशि को स्वयं प्राप्त कर सके। क्या किया गया कि बिचौलिया जो राशि रखते थे उसको क्या किया गया? स्वयं प्राप्त किया जा सके, जिसके लिए क्या किया? रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। जोर से बोलो लोग। समय के भीतर अदा करता रहे, अन्यथा उसे भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। अधिकांश क्षेत्रों में अधिक राजस्व प्राप्ति के लिए लगान की दरें ऊंची रखी गई थी। ठीक है, अब देखिए अस्थायी हो गया, रैयतवाड़ी हो गया, महलवाड़ी हो गया। ठीक है, अब महलवाड़ी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। महल का तात्पर्य है गांव। महल का क्या तात्पर्य है? गांव। इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव के मुखिया से सरकार का लगान वसूली का समझौता होता था, जिसे महलवाड़ी बंदोबस्त कहा गया। देखिए अस्थाई में किससे वसूला जाता था? जमींदारों से। रैयतवाड़ी में डायरेक्ट कृषकों से और महलवाड़ी में गांव के एक मुखिया नियुक्त किया जाता था और उसी से वसूला जाता था। ठीक है, इस व्यवस्था का जनक हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। किसको माना जाता है? हाँ, इसने 1819 के अपने प्रतिवेदन में महलवाड़ी व्यवस्था का सूत्रपात किया, जिसे सर्वप्रथम 1822 में कानूनी रूप से लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1822 में। 1833 में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त ने यह अपने सबसे बेहतर रूप में सामने आई। तो अपने सबसे बेहतर रूप में किसके काल में आई? तो मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन। किसके काल में? ठीक है, यह व्यवस्था मध्य प्रांत, गंगा घाटी, उत्तर प्रदेश, आगरा, अवध एवं पंजाब में लागू की गई तथा इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की भूमि का 30% भाग सम्मिलित था। कितना? 30%। रैयतवाड़ी में कितना था? 51%। इसमें कितना था? महलवाड़ी में 30%। अस्थायी बंदोबस्त में? ठीक है, इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व का निर्धारण समूचे ग्राम के उत्पादन के आधार पर किया जाता था तथा महाल के समस्त भूस्वामियों के भू राजस्व का निर्धारण संयुक्त रूप से किया जाता था। इसमें गांव के लोग अपने मुखिया या प्रतिनिधियों के द्वारा एक निर्धारित समय सीमा के अंदर लगान की अदायगी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते थे। यानी कि कृषक क्या करते थे? मुखिया से कहते थे कि हम समय पर क्या करेंगे, आपको लगान दे देंगे। ठीक है, देखिए महलवाड़ी व्यवस्था का प्रभाव क्या पड़ा। तो महलवाड़ी व्यवस्था का सबसे प्रमुख दोष यह था कि इसने महल के मुखिया का प्रधान को अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया। महलवाड़ी में क्या था कि ग्राम और के मुखिया और प्रधान को क्या किया? अधिक शक्तिशाली बना दिया। किसानों को भूमि से बेदखल कर देने के अधिकार से उनकी शक्ति अत्यधिक बढ़ गई। इस व्यवस्था का दूसरा दोष यह था कि इससे सरकार एवं किसानों के प्रत्यक्ष संबंध समाप्त हो गए। क्या हुआ? अब किसान और सरकार से क्या हो गए? प्रत्यक्ष संबंध समाप्त हो गए। इस पद्धति के अंतर्गत लगान का निर्धारण अनुमान पर आधारित था। मतलब इसमें लगान को निश्चित नहीं किया गया था, एक अनुमान लगाया गया था। ठीक है,
और इसकी विसंगतियों का लाभ उठाकर कंपनी के अधिकारी अपनी स्वार्थ सिद्धि में लग गए तथा कंपनी को लगान वसूली पर अधिक खर्च करना पड़ा। परिणाम स्वरूप यह व्यवस्था बुरी तरह विफल रही। क्या हुई? विफल रही। ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी कुछ प्रथाएं। तिनकठिया प्रथा, तिनकठिया प्रथा कुछ प्रथाएं थी। क्यों? तो पहले कौन थी? तो तिनकठिया प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण यानी कि बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी जमीन के करीब 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। यानी कि 3/20 का मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा क्या करना था? तो नील की खेती करना था। ददनी प्रथा, तो ददनी प्रथा क्या थी? तिनकठिया प्रथा समझ में आया? अब देखिए ददनी प्रथा के बारे में जानेंगे। इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों एवं शिल्पों को एक मामूली सी रकम अग्रिम या पेशगी देकर करारनामा लिखा देते थे जो बाजार भाव से बहुत कम दाम पर हुआ करता था। देखिए तो ददनी प्रथा क्या थी कि आपको फसल उगाने के लिए पहले कर देता था और पैसा दे करके बोलता था कि आप फसल उगाइए। आप फसल उगने से पहले शुल्क निश्चित कर देता था। इतना ही पैसा में आपको क्या किया जाएगा? फसल उगाना पड़ेगा। इतना ही पैसा में आपका फसल हम खरीदेंगे। समझे ना? अब फसल हुआ ही नहीं, मान लीजिए कि आपका खर्चा ज़्यादा लग गया, कभी मान लीजिए सुखाड़ पड़ गया तो पटवन करना पड़ा, जिसके कारण आपका खर्च क्या हुआ? ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन वो क्या करते थे कि फिक्स कर देते थे कि आपका खर्च जितना भी लगे, कुछ भी लगे, उससे मतलब हमको नहीं है, आपका सामान हम इसी मूल्य पर खरीदेंगे। अब बहुत सस्ता मूल्य ये लोग निश्चित करता था। ठीक है ना? जैसे आज के किसान का भी साथ होता है कि मान लीजिए कि सब्जी रोपा, सब्जी का बुआई किया, और जैसे ही सीजन आ जाता है तो क्या हो जाता है? सब्जी सस्ता हो जाता है, तो नुकसान होता है ना। अभी बाज़ार में अगर गोभी खरीदने जाइएगा तो महंगा है, और जब वही सीजन आ जाएगा तो क्या होगा? सस्ता हो जाएगा। ठीक है ना? इसके बाद दुबला हाली प्रथा। दुबला हाली प्रथा क्या था? यह भारत के पश्चिमी क्षेत्र मुख्यतः सूरत में प्रचलित थी। कहाँ थी? तो सूरत में प्रचलित थी, जिसके अंतर्गत दुबला तथा हाली कहलाने वाले भूदास अपने मालिकों को ही अपनी संपत्ति का और स्वयं का संरक्षक मानते थे। हाली प्रथा का संबंध बंधुआ मजदूरी से था। बंधुआ मजदूरी मतलब कि जबरदस्ती किसी से मजदूरी कराई जाती थी तो क्या कहा जाता है? बंधुआ मजदूरी। तो हाली प्रथा का संबंध किससे था? तो बंधुआ मजदूरी से था। निष्कर्ष, अंग्रेजों द्वारा भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर विभिन्न भू राजस्व नीतियों को लागू किया गया, किंतु इन सभी ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों का मूल उद्देश्य अधिकतम भू राजस्व की प्राप्ति करना था। फलतः ऐसी स्थिति में भू राजस्व की जो भी पद्धति लागू की गई उसमें किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ। चूँकि किसान गाँवों में रहता था और भारत की बहुसंख्यक जनता कृषि से संलग्न थी, अतः किसानों के निर्धनीकरण से गाँव निर्धन हुए। परिणामतः ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों से जो असंतोष उपजा उसे समय समय पर होने वाले किसान एवं जनजातीय विद्रोह के रूप में देखा जा सकता है। तो देखिए अंग्रेजों ने जितने भू राजस्व नीतियाँ लगाई उसे क्या हुआ? सभी से अंग्रेजों का फायदा हुआ और कृषकों का हमेशा से हमेशा क्या हुआ? हानि हुआ। जिससे क्या हुए? कृषकों में असंतोष की भावना उत्पन्न होने लगी, कृषक दिवालिया होने लगे। इसी के कारण समय समय पर इन लोगों ने विद्रोह करना प्रारंभ किया। ठीक है? तो इसी से पता चलता है कि जो अंग्रेजों की आर्थिक नीति थी, यानी कि जो भी भूमि पर जो नीति लागू की गई थी, ये सब क्या थी? बहुत ही खराब थी। ठीक है ना? अगर खराब नहीं रहती तो समय समय पर किसान लोग विद्रोह करते हैं? नहीं करते। तो इसी से साबित होता है कि इन लोगों की जो भी भू राजस्व नीतियाँ थी क्या थी? बहुत ही खराब थी। ठीक है? अब देखिए कृषि का वाणिज्यीकरण। कृषि का वाणिज्यीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत खदान फसलों का स्थान पर बाजार आधारित फसलों को उपजाया जाता है, जैसे कपास, तंबाकू आदि। तो कृषि के वाणिज्यीकरण का मतलब समझ में आया समझ में कि उस चीज़ का खेती किया जाए जिससे क्या किया जाए?
खरान फसलों मतलब खाने के लिए कोई भी फसल नहीं उगाया जाए, क्या व्यापार के लिए फसल उगाया जाए। जैसे क्या तंबाकू और कपास, तंबाकू और कपास खाने वाला फसल तो है नहीं, क्या है, इससे क्या होता है, व्यापार में वृद्धि होता है। तो इसी को क्या किया गया, कृषि का वाणिज्यीकरण कहा गया इसी को, कि केवल व्यापार के लिए फसलों को उगाया जाए, ठीक है, ना कि खाने पीने के लिए। यानी कि खदान फसलों को ह्रास किया गया और जितने भी जैसे तंबाकू कपास जैसे फसलें थी उसको क्या किया गया, प्रोत्साहित किया गया। इसी को कृषि का वाणिज्यीकरण कहा गया, ठीक है। एडम स्मिथ के अनुसार वाणिज्यीकरण उत्पादन को प्रोत्साहन देता है। एडम स्मिथ के अनुसार क्या कहा जाता है कि वाणिज्यीकरण जो होता है उत्पादन को प्रोत्साहन देता है तथा इसके परिणाम स्वरूप साम्राज्य में समृद्धि आती है। किंतु औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत लाए गए वाणिज्यीकरण ने जहां ब्रिटेन को समृद्ध बनाया, वहीं भारत के संदर्भ में इसका प्रतिकूल असर हुआ। देखिए स्मिथ का कहना क्या है ना, ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। इसका कहना है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास भूमि है, केवल खाने के लिए फसल उपजाइएगा तो खाने पीने से ज़िंदगी नहीं ना चलेगा जी। क्या इनका कहना था कि कृषि का जब वाणिज्यीकरण होगा ना तो इससे क्या होगा, राष्ट्र क्या होगा, आपका देश क्या होगा, समृद्ध होगा। जब व्यापारिक वस्तुओं को आप उपजाइएगा, व्यापार कीजिएगा तो आपके पास पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो देश में उस पैसे से काम होगा तो देश क्या होगा, समृद्ध होगा। लेकिन जो अंग्रेज़ों का औपनिवेशिक नीति थी, क्या थी, बहुत गंदी थी। इससे क्या हुआ कि केवल अंग्रेज़ों का फ़ायदा हुआ, लेकिन भारतीय क्या होते गए, दिन पर दिन गरीब होते गए। क्योंकि ये लोग यहाँ से पैसा लेकर कहाँ भेज देते थे, ब्रिटेन भेज देते थे। तो भारतीयों को फ़ायदा होगा कहाँ से, अगर भारतीय व्यापार करते हैं तब ना भारतीयों को फ़ायदा होता। व्यापार पर अधिकार किसका था, अंग्रेज़ों का। अंग्रेज अपने मन से फसल उपजाते थे, तो इसमें भारतीयों का फ़ायदा कहाँ से होगा। जब भारतीयों का फ़ायदा नहीं होगा तो भारत क्या होगा, दिन प्रतिदिन कमज़ोर होने लगेगा, आर्थिक रूप से क्या होने लगेगा, कमज़ोर होने लगेगा। तो ये तो कहना सही है स्मिथ का कि कृषि के वाणिज्यीकरण से देश का विकास होता है, लेकिन अंग्रेज़ों का जो नीति था वो देश को क्या किया, हमेशा बर्बाद करने यानी खोखला करने का प्रयास किया, ठीक है। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कृषि के वाणिज्यीकरण को जिन कारणों से ने प्रेरित किया वे निम्नलिखित थे। तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कृषि के वाणिज्यीकरण को जिन कारणों ने प्रेरित किया, मतलब कि कृषि के वाणिज्यीकरण के लिए प्रेरित किया, तो कारण क्या थे, तो अन्य कारण है। तो देखिए पहला कारण क्या है, भारत में भू राजस्व की रकम अधिकतम निर्धारित की गई थी। परंपरागत फसलों के उत्पादन के आधार पर भू राजस्व की इस रकम को चुका पाना किसानों के लिए संभव नहीं था, ठीक है। ऐसे में नकदी फसल के उत्पादन की ओर उनका उन्मुख होना स्वाभाविक था, ठीक है। अब मान लीजिए कि धान चावल का फसल उगाएंगे तो उतना पैसा आएगा नहीं, तो नकदी फसल उगाना इन लोगों का क्या हो गया, मजबूरी हो गया। क्योंकि इन लोगों ने क्या किया था, काफ़ी मात्रा में कर को सुनिश्चित किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा कर, मान लीजिए कि आपके धान का फसल उगा रहे हैं या गेहूं का फसल उगा रहे हैं तो उससे आपको पैसा कम आ रहा है और उससे ज़्यादा कहीं आपको शुल्क निश्चित कर दिया गया, तो आप वैसा चीज़ खेती कीजिएगा ना जिससे क्या कीजिएगा, शुल्क का भरपाई कर पाइएगा, ठीक है। तो इन लोगों का क्या हो गया, मजबूरी बन गया। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हो गई थी तथा ब्रिटिश उद्योगों के लिए बड़ी मात्रा में कच्चे माल की जरूरत थी। उसी समय क्या हुआ था, तो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति क्या हो गई थी, प्रारंभ हो गई थी और कच्चे मालों की आवश्यकता थी। इसीलिए इन लोग यहाँ कच्चे माल का उत्पादन करवाते थे, कहाँ, भारत में। यही यह सार्वविदित है कि औद्योगिकरण के लिए एक सशक्त कृषि आधार का होना जरूरी है। ब्रिटेन में यह आधार कमज़ोर होने के कारण ब्रिटेन में होने वाले औद्योगिकरण के लिए भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था का व्यापक दोहन किया गया। भारतीय कृषि क्या किया गया, व्यापक दोहन किया गया। यहाँ से कच्चे माल उगाने के लिए ज़बरदस्ती किया जाता था कि आप उगाइए, क्योंकि भाई वहाँ औद्योगिकरण हो गया, मशीन बन गया, तो कच्चा माल चाहिए ना, तब तक कंपनी चलेगा। तो कच्चा माल उगाने के लिए कहाँ ये लोग आए, भारत को देखे और भारत से ज़बरदस्ती कच्चा माल उगाने के लिए बोलते थे, ठीक है। किसानों में मुनाफा प्राप्त करने की उत्प्रेरणा भी कृषि के वाणिज्यीकरण को प्रेरित करने वाला एक कारक माना जाता है। किसानों में मुनाफा प्राप्त करने को उत्प्रेरणा भी कृषि के वाणिज्यीकरण को प्रेरित करने वाला एक कारक माना जाता है। यानी कि किसान मुनाफा प्राप्त करने के भी उत्प्रेरणा रखते थे कि हम ये अगर फसल उगाएंगे तो हमको क्या होगी, मुनाफा होगी। औपनिवेशिक सरकार ने भारत में उन्हीं वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा दिया जिनकी उन्हें ज़रूरत थी। और देखिए इन लोगों ने हम बताया ना कि
उन्हीं फसलों को उगाने को प्रोत्साहित किया जिनका इन लोगों को क्या था, ज़रूरत था, जिनसे इन लोगों को फ़ायदा होता था। ना कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये लोग सोचते थे, भारतीय के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल नहीं सोचते थे। ये लोग वही काम करते थे जिससे इन लोगों को फ़ायदा होता था। फसल भी उगाते थे, वही फसल उगाते थे जिनको इन लोगों की क्या थी, ज़रूरत थी। उदाहरण स्वरूप कैरेबियाई देशों से नील के आयात की निर्भरता को समाप्त करने के लिए उन्होंने भारत में नील की खेती को बढ़ावा दिया। ठीक है। इसी प्रकार चीन को निर्यात करने के लिए भारत में अफीम के उत्पादन पर जोर दिया। चीन को निर्यात करने के लिए किसका, अफीम का। इसी तरह इटालियन रेशम पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए बंगाल में मलबरी रेशम के उत्पादन पर जोर दिया। आ रहा है समझ में ना, इसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लाइन पढ़ रहे हैं, इसको समझते जाइएगा। कृषि के वाणिज्यीकरण के व्यापक प्रभाव पर दृष्टिपात करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिकांश भारतीय किसानों पर थोपी गई प्रक्रिया थी। क्या थी, तो थोपी गई प्रक्रिया थी। औपनिवेशिक सत्ता के अंतर्गत लाई गई इस व्यवस्था ने भारत में अकाल और भूखमरी की बारंबारता बढ़ा दी। अब मान लीजिए कि खदान फसल नहीं उगाइएगा तो क्या होगा, अकाल और भूखमरी आएगा ना जी। अब मान लीजिए कि वो जो भी फसल उगा रहे हैं उसको कम पैसे पर लेकर चले जा रहे हैं, जितना पैसा लगाएं उतना पैसा मिल नहीं रहा है, तो अकाल आएगा। और खदान फसल नहीं रोपिएगा तो क्या होगा, भूखमरी आएगा। किसान अब बिचौलियों और मध्यस्थों के बीच कठपुतली बनकर रह गए। किसान क्या हो गए, कठपुतली बनकर रह गए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यावसायिक फसलों की मांग में तेज वृद्धि होती तो इसका लाभ मध्यस्थ और बिचौलियों को प्राप्त होता था, लेकिन इसके विपरीत नुकसान की स्थिति में इसकी मार किसानों को झेलनी पड़ती थी। देखिए, बिचौलियों को फायदा होता था क्योंकि मान लीजिए बिचौलिया जमींदार थे, किसानों से लेते थे, कुछ चुरा लेते थे उसमें से और कुछ ही चीज़ सरकार को देते थे, तो इसमें बिचौलियों को भी फायदा हो जाता था। लेकिन सबसे हानि सबसे ज़्यादा किसको होती थी, बेचारे किसान को। ठीक है ना। निष्कर्ष, कृषि के वाणिज्यीकरण से ग्रामों में ऋणग्रस्तता बढ़ी। यानी कि अब मान लीजिए कि क्या कीजिएगा, पैसा नहीं रहेगा तो कर्जा लीजिएगा ना जी, तो ऋणग्रस्तता बढ़ी। अकाल पड़े और दक्कन में कृषि दंगे हुए। इस वाणिज्यीकरण से कृषि को कोई लाभ नहीं हुआ, इससे कृषि को कोई लाभ नहीं हुआ। बाकी किसको लाभ हुआ, बिचौलियों को और अंग्रेजों को। 20वीं सदी में नील की खेती का रहस्य। 20वीं सदी की शुरुआत में नील के निर्यात में बहुत कमी देखी गई। एक आंकड़े के मुताबिक 1895 से 96 जहाँ भारत से नील का निर्यात लगभग 9300 टन था, वो 1910-11 में घटकर 846 टन हो गया। नील के निर्यात में आई इस कमी का प्रमुख कारण जर्मनी द्वारा विकसित एक संश्लेषित डाई कृत्रिम रंग थी, जिसने रंगाई हेतु यूरोप में नील की मांग को लगभग समाप्त कर दिया। देखिए, जब 20वीं सदी में क्या हुआ, अन्य सारा रंगों का क्या हुआ। पहले देखिएगा कि सफ़ेद कपड़ा पर लोग नील देते थे, अब कोई नील देता है, नहीं देता है। बहुत सारे रंगों का आविष्कार हो चुका है। तो वैसे ही 20वीं सदी में जब अन्य सारे रंगों का आविष्कार हो गया तो नील का खेती पर इन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया अंग्रेजों ने। ठीक है ना। धन का बहिर्गमन। धन के बहिर्गमन से तात्पर्य उन समस्त भुगतानों से है जिनके तहत भारत की संपत्ति और संसाधनों का एक भाग ब्रिटेन भेजा जा रहा था और जिसके प्रतिफल में भारत को कोई आर्थिक या भौतिक लाभ प्राप्त नहीं होता था। तो धन का बहिर्गमन क्या था, तो जो भी फायदा होता था, जो भी पैसा कलेक्ट होता था उसको कहाँ भेज दिया जाता था, ब्रिटेन भेज दिया जाता था। तो जिससे भारतीयों को कोई इससे फायदा नहीं होता था। तो इसी को कहा जाता है धन का बहिर्गमन। क्या कहा जाता है, ठीक है। भारतीय धन के बहिर्गमन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस दिशा में सर्वप्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया। तो धन के बहिर्गमन सिद्धांत पर सबसे पहले ध्यान किसने दिया, दादा भाई नौरोजी अपने पुस्तक में लिखे थे। अपने पुस्तक में बताया था इन्होंने, कौन सा पुस्तक था इनका, तो द पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है। उन्होंने 2 मई 1867 को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में अपने लेख इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया में प्रस्तुत किया कि ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में इस देश की संपदा को छीन रहा है। क्या कर रहा है, देश की संपदा को छीन रहा है। उन्होंने आगे कहा, भारत में वसूल किए गए कुल राजस्व का लगभग 1/4 भाग, मतलब 1/4 भाग देश के बाहर चला जाता है तथा इंग्लैंड के संसाधनों से जुड़ जाता है। ठीक है।
और वहीं धन ऋण के रूप में पुनः भारत वापस आता है, जिसके लिए भारत और अधिक धन ब्याज के रूप में चुकाता है। हालांकि सर सैयद अहमद खां दादा भाई नौरोजी की इस बात से सहमत नहीं थे। देखिए क्या बताए थे दादा भाई नौरोजी कि अधिक से अधिक पैसा कौन लेकर के चला जाता है? अंग्रेज। उसी पैसा को आपको कर्ज के रूप में देता है और आप पे ब्याज लागू करता है। आप ही का पैसा ले जाता है और आप ही के पैसों को क्या करता है? आप ही का पैसा लेकर के आप ही को क्या करता है? तो कर्ज देता है। तो किसने बताया? दादा भाई नौरोजी ने। लेकिन कौन इनका बाइकआउट किया? तो सैयद अहमद खान ने इसको कहा कि नहीं, ये चीज़ सही नहीं है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति के ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी ने कहा कि राजा जनता के लिए बना है, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। इन्होंने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा है। तो पूछता है क्वेश्चन कि धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट किसने कहा है? दादा भाई नौरोजी ने। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था किसको? दादा भाई नौरोजी को। धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट किसने कहा? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी ने द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया एवं ऑन दी कॉमर्स ऑफ इंडिया द्वारा भी धन के निष्कासन सिद्धांत की व्याख्या की। ठीक है, कौन पुस्तक थी? तो द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया एवं ऑन दी कॉमर्स ऑफ इंडिया द्वारा भी धन के निष्कासन सिद्धांत की क्या की? तो व्याख्या की। भारत की बढ़ती निर्धनता की कीमत पर अपने को संपन्न बनाने के लिए ब्रिटेन द्वारा भारत के संसाधनों के निरंतर लूट को दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन की संज्ञा दी। क्या दी? धन की बहिर्गमन की संज्ञा दी। ठीक है, अब देखिए धन के बहिर्गमन के बारे में एक अन्य राष्ट्रवादी नेता महादेव गोविंद रानडे ने भी 1872 में पुणे में व्याख्या दिया। किसने? महादेव गोविंद रानडे ने 1872 में कहाँ व्याख्या दिया? पुणे में। राष्ट्रीय पूंजी का 1/3 हिस्सा किसी न किसी रूप में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के बाहर ले जाया जाता है। उसने 1/4 कहा था, इसने कितना कहा? 1/3 हिस्सा किसी न किसी ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के बाहर ले जाया जाता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रवादी नेता रमेश चंद्र दत्त यानी RC दत्त ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के बहिर्गमन का उल्लेख किया। उल्लेखनीय है कि इसी पुस्तक को भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली पुस्तक माना जाता है। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया क्या माना जाता है? आर्थिक इतिहास पर पहली पुस्तक माना जाता है। ठीक है, किसने लिखा था? तो RC दत्त ने। धन निकासी का विरोध करने वाले समाचार पत्रों में अमृत बाजार पत्रिका का विशेष रूप से योगदान रहा। किसका? अमृत बाजार पत्रिका का विशेष रूप से योगदान रहा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन में औपचारिक रूप से नौरोजी के धन के निष्कासन सिद्धांत को क्या किया? स्वीकार किया। 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बजट पर भाषण के दौरान गोपाल कृष्ण गोखले ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को क्या किया? प्रस्तुत किया। जी सुब्रमण्यम अय्यर ने अपने लेखों से ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की आलोचना के साथ साथ ब्रिटिश साम्राज्यवाद का क्या किया? विरोध किया। ठीक है, तो चलिए हम लोग इतना ही आज रहने देते हैं। ठीक है।